आपको लगता है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या था, अगर जहाँ से सीज पर इनिशिएट भी हुआ? देखो, रियल रीज़न नीरज कभी नहीं पता चलेगा। फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज टू। बुरी तरह पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक्सपोज हुआ। आपको लग रहा है बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है किसी भी कंट्री के लिए कि पाकिस्तान मिलिट्री अपने देश के अंदर उनकी सबसे इनसिक्योर और सबसे हेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्वीट ऐसे नहीं आ सकता है। तो अब हम ना मानना चाहें अलग बात है। यूएस हैड अ रोल। जितना नुकसान इन 3 दिनों में पहुंचाया, इतना पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए काफ़ी है क्या? इससे वो घबरा कर वो नहीं करेगा जब तक कर रहा है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बड़ी कड़ी निगाह है अमेरिका की, बहुत ज़्यादा है। किसी भी बलूचिस्तान के स्कूल में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता, कहीं पर भी उनका जो कौमी तराना है या नेशनल एंथम वो नहीं बजता। अगर आप उस अथॉरिटी वाली जगह पर थे तो किस चीज़ के बदले में आपने सीज फायर? अगर वो हमारे पे प्रॉक्सी वॉर कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैं यही बात की ना, कोवर्ट। वी हैव टू लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू विदाउट चेस्ट थम्पिंग। पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने कबूल किया इस बात का कि सर हम बलूचिस्तान से निकल नहीं सकते अगर कार में हथियार ना हो। ट्रेड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां लगेंगी, नौकरियां लगेंगी तो घर पैसे आएंगे। क्यों नहीं समझते इस बात को यार आप लोग? ट्रेड कैसे बढ़ाएंगे? पाकिस्तान को डिपेंडेंट करो अपनी ट्रेड के ऊपर कि यहाँ से सामान खरीदे। और उनकी पॉलिटिशियंस को भी इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जनरल्स की, कि साहब क्या करा दिया आपने, मरवा देते आप। दोस्तों, हर देश के इतिहास में ऐसा दिन आता है जब उसे लेकर दुनिया की सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं कि 6 मई हमारे लिए ऐसा ही दिन था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो किया, उसके बाद पूरी दुनिया हैरान भी है और थोड़ी परेशान भी। तो दुनिया की इसी हैरानी और इसी परेशानी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर साहब। यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नीरज, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके, आपके स्टूडियो में आके, और पिछले आधा घंटा आपके साथ कॉफ़ी पी, आपकी बातें सुनी, तो अच्छा लग रहा है। नहीं सर। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक अच्छा कन्वर्सेशन हो, अच्छा डिस्कशन हो और देश तक बातें पहुँचे हमारी। ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें सबसे स्ट्राइकिंग बात आपको क्या लगी, जिससे आप खुद ओवरवेल्म्ड हो गए? आपको लगा अरे ये क्या, मतलब अगर मैं खुशी में पॉजिटिव सेंस में पूछूं, आपको क्या सबसे स्ट्राइकिंग बात लगी? देखो, सबसे स्ट्राइकिंग बात मुझे लगी जो जिस प्रकार से हमने जो है पाकिस्तान के जो 9 टारगेट्स को हिट किया, जो 5 पीओके में और 4 पंजाब में। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी भी मिली और मुझे एक अच्छा लगा वो था जब भावलपुर और मुरीदके को हिट किया, क्योंकि ये 2 जगह मैं पढ़ता रहा हूँ इनके बारे में। मैं देखता रहा हूँ इनकी सैटेलाइट इमेजरी, इनमें क्या क्या चल रहा है। और ख़ास तौर पे मुरीदके, ये बिल्कुल लाहौर के पास है और अमृतसर के सामने है। और मैं बहुत साल पहले एक आर्मर्ड ब्रिगेड कहते हैं जो टैंक ब्रिगेड, उसका कमांडर था ऐसा ब्रिगेड, और मुरीदके मेरा ऑब्जेक्टिव होता था। हम सोचते थे कभी सपने में लड़ाई हो और हम जो है मुरीदके को कैप्चर करें और लश्कर को वहाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने लश्कर तौबा को कश्मीर में, आगे बात करेंगे, मैंने बहुत इन लोगों को नज़दीक से देखा है, कश्मीर की तमाम तंजीमों को, पाकिस्तान की तंजीमों को जो भारत में उग्रवाद फैलाते हैं, इनको मैंने नज़दीक से देखा हुआ। तो मैं ग्राउंड सोल्जर भी रहा हूँ जहाँ मैंने फिजिकली काम किया है और पढ़ाई लिखाई भी करी है, पढ़ाया भी है। तो मुरीदके, भावलपुर, इनको जब हिट किया भारत ने, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये एक अपने आप में हमने भी जिस प्रकार का काउंटर टेररिज्म का ये नया चैप्टर खोल दिया भारत ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम कि हाँ ये बनी बात जो हमने किया और मैसेज भी किया। सो ऑप सिंदूर में पहली चीज़ ये थी। और जो लास्ट में हमने जो उनकी एयरफील्ड्स को हिट किया, ख़ास तौर पे मलीर कराची में है, कराची में उनकी 5 कोर है, जो हमारा डेजर्ट सेक्टर है ना, डेजर्ट सेक्टर समझो नीरज, जो रहीम यार खान से नीचे का एरिया है, जो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और भुज और रन ऑफ कच्छ के सामने का इलाका है। और उधर कराची और ये चोर, नया चोर, हैदराबाद, रावलाकोट, ये जगहें वहाँ की, ये ओपन सेक्टर है। ये अगर भविष्य में अगर कोई बड़ा नतीजा आएगा, भारत पाकिस्तान अगर एक्चुअल युद्ध होता है, तो सदर्न सेक्टर में आएगा, डेजर्ट सेक्टर में, क्योंकि ऊपर क्या हो गया है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हमारी भी उनकी भी। शहर बिल्कुल बॉर्डर के पास लग गए हैं, गांव नहीं रहे हैं, 2-3 गांव इकट्ठे मिल गए हैं, और रोड पे जाओ तो पता नहीं चलता कौन सा गांव कब खत्म हो। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, कैनाल नेटवर्क बहुत है,
तो इवन टैंकों को चलने में अपने एरिया में भी मुश्किल होने वाली है, दुश्मन के एरिया की तो फिर DCBs बनी हुई बहुत, वहाँ पर ना नीट नहीं होने वाली लड़ाई। बट सदर्न सेक्टर, तो वहाँ जब मलीर को हमने हिट किया और जो कि कराची की एयरफील्ड है, जकोबाबाद को हिट किया, रफ़ीके को हिट किया, रहीम यार खान के पास हिट किया, वो भी मुझे लगा कि और बहुत बढ़िया तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल और जो वेपन्स है उनकी एक्यूरेसी देख के तो भरोसा हुआ भारत की एयरफोर्स पर और अपने जो टेक्नोलॉजी है कि हाँ ये काम बढ़िया किया। बिल्कुल 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 सर। हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप बड़ी बेसिक बात बताइए, क्योंकि वो बेसिक बात ज़्यादा जगह हो नहीं रहे हो, आप हमें थोड़ा एनलाइटन कीजिए। बेसिक बात यह है कि अगर हमने उनके एयर स्पेस को, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, तो हमारे जो क्राफ्ट हैं उन्होंने अपनी टेरिटरी में रह के ऐसा पिन पॉइंट, ऐसा प्रिसीजन के साथ अटैक कैसे किया। अगर मैं इसको लेमैन की ज़बान में समझाऊं, ये अटैक ऐसे ही है कि अगर आप दिल्ली से कोई आदमी बास्केटबॉल फेंके और वो चेन्नई में कोई बास्केटबॉल का कोर्ट लगा उसके रिंग में चली जाए, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। हमने ना सिर्फ वहां पर जो उनके ठिकाने थे उस पर अटैक किया, उसमें भी हम देख रहे हैं छत के बीच में और उस पूरे कंपाउंड के बीचों बीच हाँ, खास तौर पे ये भावलपुर सेमेट्री के कई जो मदरसों की जो पिक्चर्स आई हैं, उनके गुंबद के बीच में के बीचों से तो बीच सर ये बताइए, इसमें ये पूरा जब अटैक होता है, ये कोऑर्डिनेट कैसे होता है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कैसे किया जाता है, और ये पिन पॉइंट परफेक्शन कैसे ये एग्जीक्यूट होती है? अब क्या हो गया ना नीरज, वॉरफेयर चेंज हो चुका है और बहुत रैपिडली चेंज हुआ है वॉरफेयर। और अब जो लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो वेपन सिस्टम कैरी करते हैं जो 300-400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, प्लस जो हमारी मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसमें ब्रह्मोस तो फेमस है ही है, 280-340 इस किलोमीटर की रेंज है इनकी, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी कह लो 5 मीटर के आसपास है। तो 5 मीटर तो एक कमरे, मतलब इस कमरे में अगर डालना है तो 300-400 किलोमीटर से 1 मीटर बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर 1 मीटर, हाँ 1 मीटर के आसपास, और 99% एक्यूरेसी है इन मिसाइल सिस्टम्स की और एयरक्राफ्ट्स की। तो अब क्या बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स हैं एयरक्राफ्ट्स में, सुखोई में भी हैं, जैगवार में भी हैं, और आपके रफेल में तो हैं ही हैं। तो हमें अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, हमने बॉर्डर के आसपास रहना है। और इस पूरे टाइम में जो पैकेजेस तैयार होते हैं एयरफोर्स के, ये अपने अपने एरिया में पहुंच जाते हैं, और एक जो है एयर जो है कमांड पोस्ट हवा के अंदर तैयार हो जाती है, एवैक्स जिसको कहते हैं, जो ग्राउंड से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कमांडर एयर में ही है जो कि पूरे के पूरे एयरफोर्स के पैकेजेस को कंट्रोल कर रहा है कि किसने किस टारगेट को कब हिट करना है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत जबरदस्त रोल है इसमें, क्योंकि एनिमी जैम कर सकता है आपके सिस्टम को, आपके मिसाइल सिस्टम को, आपके GPS को। तो आपने एनिमी के जो उनके रडार्स को भी ब्लैंक आउट करना है, उनको ब्लाइंड करना है, और उसके बीचों बीच आपने जो अपनी मिसाइल्स को सही टाइम पे लॉन्च करना है। तो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो इसमें जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज यूज़ किया इनिशियल वाले दिन। उसके बाद आई थिंक हमने अपने ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और एयरक्राफ्ट, ये एक्चुअल डिटेल्स किसी को पता नहीं है क्या क्या वेपन सिस्टम यूज़ है, पता भी करने का क्या, बट ये कि बहुत एक्यूरेट थे, हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है। और इसमें जो है एयरफोर्स, आर्मी, एयर डिफेंस, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का रोल है। और हमारी जो हमने सैटेलाइट्स का रोल बहुत जबरदस्त है। आप इसरो की बात कर रहे थे कि हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इसरो चीफ ने कहा कि 10 सैटेलाइट हमेशा उस वक्त पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, अगर 3-4 दिन का नोटिस दो तो आप बताओ धरती के कौन से कोने में आपको क्या आधे घंटे में विजिट चाहिए या घंटे में विजिट चाहिए। वो हमारी आज कैपेबिलिटी है कि उस दौरान हम, बट वो टाइम लगता है सैटेलाइट को कमांड देने में, उनका रूट चेंज करने में, तो वो कैपेबिलिटी है हमारे पास आज कि हम जिससे, तो हमने पहले तो हमने इंटेलिजेंस इनकी इकट्ठी कर रखी, तो पीस टाइम में थी, उसको फिर हमने वेरीफाई किया सही है या नहीं, उसके बाद मिसाइल लॉन्च की। और नीरज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, हमने जो है डैमेज असेसमेंट करना होता है, ऐसे नहीं कर दिया जी, तो वी हैव टू सेंड इधर सैटेलाइट और ड्रोन और एन एयरक्राफ्ट टू पिक्चर दैट कि भाई ये हिट है। और ये पहली बार हुआ, देखो बालाकोट, उड़ी वगैरह मैंने अनाउंस किया, बट हमने कोई दिखाया नहीं कि कोई विजुअल एविडेंस, हाँ एविडेंस। इस केस में जो हमारी पहली ब्रीफिंग हुई, आपने देखा कि हमने हर टारगेट की बिफोर एंड आफ्टर इमेज दिखाई। सो ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, प्लानिंग का, एंड तीनों सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन का। और तमाम, एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी नीरज इस तमाम चीज़ में, देखो जो हायर लीडरशिप का जो काम होता है, ये कभी कभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी रोज तो मिलती नहीं ना,
प्राइम मिनिस्टर रोज तो सीडीएस, रक्षा मंत्री और तीनों चीफ से मिलते नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम किया। हाँ। इसका मतलब हमारा जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है या देश की जो टॉप एजेंसी है, या जहां प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलते हैं, इसका मतलब दैट सिस्टम इज वर्किंग। उस सिस्टम को भी चांस मिला काम करने का, डाउन टू लॉन्चर जिसने कि मिसाइल लॉन्च करनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि सर कि जो पाकिस्तान एक तरह से सिटिंग डक की तरह वो लग रहा था कि पहले हमने जब टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया तो वो एक भी नहीं रोक पाया, फिर जब बाद में उसने थोड़ी चीज़ एस्केलेट की और हमने समझाया कि मत करो, लेकिन बावजूद जब उसकी फिर जो एयरफील्ड थे उनको हमने टारगेट किया, उसमें से भी एक भी नहीं रोक पाया। तो ये जो बुरी तरह पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक्सपोज हुआ, आपको लग रहा है बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है किसी भी कंट्री के लिए कि आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे और सिर्फ 1-1.5 घंटे के स्ट्राइक में आपके 9 एयरफील्ड तबाह हो गई? मतलब आपको नहीं लग रहा, भले ही ऊपर से कुछ भी दिखाएं, लेकिन बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन। एयरफील्ड ना नीरज तबाह नहीं होती है। हाँ, मतलब एयरफील्ड में क्या होता है ना, आप रनवे पे हाँ। 1 या 2 मिसाइल डाल दोगे, क्रेटर बन जाएगा। सबके पास, बड़ी एयरफील्ड के पास एक दूसरा टैक्सीवे होता है, या एयरफील्ड फटाफट रिपेयर हो जाती है। सब एयरफील्ड्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही स्ट्राइक हुई, वो अगर बड़ा खड्डा है तो वो उनके पास स्पेशल सीमेंट होती है, फटाफट। एयरफील्ड में एटीसी होती है, एयरफील्ड में रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी होती है, हैंगर्स होते हैं। एक जगह हमने हैंगर को हिट किया, जहाँ एक स्क्वाड्रन लीडर और 4-5 जवान भी अंदर मारे गए हैं। मलीर में हुआ या कौन सी नूर खान एयरबेस पे हुआ है। तो हमने ऐसी जगह हिट किया जहां उनके टेक्नीशियन भी काम कर रहे थे एयरक्राफ्ट को तैयार करने के लिए। सो एयरफील्ड इज ए ह्यूज एसेट होती है, बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है एयरफील्ड को। अगर 3 घंटे भी आपने डाउन कर दिया, 6 घंटे कि कोई फ्लाइट नहीं, ना लैंड कर सकती ना टेक ऑफ, ये बहुत बड़ी बात है। सो वी वर एबल टू हिट दिस एयरफील्ड्स एंड पुट आउट देयर एयरफोर्स आउट ऑफ एक्शन फॉर सम टाइम। तो ये भी बड़ी। बिल्कुल। अब सर, इस पर अगर मैं वर्ल्ड मीडिया की, यूं कहूं कि वर्ल्ड ओपिनियन की बात करूं, इनिशियली तो हमने देखा बड़े हेजिटेंट थे वो लोग, है ना, कि इंडिया ने कोई आउट एंड आउट इंडिया को विक्ट्री या एक सुप्रीमेसी मिली है। लेकिन मेरे बाद में हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक्नॉलेज कर रहा है, फिर CNN भी कर रहा है, फिर मैंने देखा वाशिंगटन पोस्ट भी इसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जो हमने एक सैटेलाइट प्रूफ दिया या विजुअल जो एविडेंस दिया, उसने भी इन लोगों को फोर्स किया। और शुरू में हेजिटेंसी क्या थी, क्यों शुरू में एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे? देखो, शुरू में आई थिंक हमने भी ये चीज़ें ना, देश भी सीखता है। ये नहीं कि सारा पता होता है। ये दुश्मन क्या करेगा ये कभी भी नहीं पता होता, कैसे रिएक्ट करेगा। और लड़ाई में पहली गोली फायर करना आसान है, उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। देखो, सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड होती है, बहुत जल्दी सेकंडों में चेंज हो जाती है। बट जब हमने ये पहली बार अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को जब आए ना, जब DGMO आए और DG एयर, DG नेवल ऑपरेशंस ये आए, उस ब्रीफिंग के बाद बहुत बहुत क्लैरिटी आई। वो जो 2 ब्रीफिंग्स थी, वो इनफैक्ट मैं कह रहा था एक दिन पहले और ले आते। वो पहला पार्ट बहुत सुंदर था, विक्रम मिस्री, कंसोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दैट वाज ब्रिलियंट। वो मेरा आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे वो तस्वीर वो देख के मतलब दिल को, और मैं इनको नज़दीक से जानता हूँ। कंसोफिया कुरैशी को तो मैं मेजर के दिनों से जानता हूँ। आई हैव सीन हर, आई हैव मेट हर, आई नो हर हस्बैंड ऑल्सो। तो मैं उनकी मतलब जानता हूँ किस लेवल के ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छा था। बट जब हम मिलिट्री के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को लेके आए जो हैंडल कर रहे थे ऑपरेशन, दैट वाज ब्रिलियंट। उसके बाद दुनिया ने बड़ा देखा हमारे एविडेंस को और हमारी बातों को, एंड देन दे एक्नॉलेज्ड कि हाँ। बिल्कुल। अब सर, इसमें भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताइए। जो सीज फायर हुआ, जिन हालात में, उसको लेकर अभी भी कई सारी थ्योरीज हैं। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जब उनके एयरफील्ड को अटैक किया और उनको लगा कि नई चीज़ें उनके हाथ से निकल रही है और वो मजबूर हुए, तब DGMO ने कॉल किया। पहली बार फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन दोबारा बात हुई। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका ने, ट्रंप ने पहले कहा कि नहीं मैंने करवाया, हालांकि कल वो अपनी बात से पलट भी गए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ह्यूमिलेट हो रहा था और जिस तरह से इंडियन जो हमारा कह सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी थी, उसकी ताकत पूरी दुनिया को पता चल रही थी, और पाकिस्तान कई ऐसे हथियार भी यूज़ करता है जो अमेरिका के दिए हुए हैं और वो भी एक्सपोज हो रहे थे। अमेरिका के लिए सारा सिचुएशन भी कोई अच्छा नहीं था। एक तो इंडिया ताकतवर हो रहा था, दूसरा उसकी सिस्टम एक्सपोज हो रहा था, और तीसरी बात ये कि इंडिया चूंकि बहुत सारी रशियन वेपन भी यूज़ करता है ना, उनके एयरक्राफ्ट भी यूज़ करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी है, वो सारा नैरेटिव भी अमेरिका को पसंद नहीं था, इसलिए अमेरिका ने दखल दिया। एक थ्योरी ये भी है, आपका क्या कहना है कि रियल रीजन क्या है? देखो, रियल रीजन नीरज कभी नहीं पता चलेगा। फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज ट्रूथ। ये जब हम फौज ज्वाइन किया, सबसे पहले हम
पुंछ में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एज ए यंग ऑफिसर, तो बहुत फायरिंग होती थी। और जब ये मैं 87-88 की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ख़राब दिन थे, बंकरों में रहते थे, कब कहाँ से गोली आ जाए। तो किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा, यश, द फर्स्ट कैजुअलिटी इन एनी कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रुथ, सो वी विल नेवर नो द ट्रुथ। इस पे कभी कोई किताब आएगी, कोई लिखेगा, तब पता चलेगा। बट बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन ट्रंप का जो ट्वीट आना बड़ा क्लियर कट ट्वीट था, और जबकि उस टाइम पे यूएस में रात थी तो ट्वीट आया है। रूबियो का जो ट्वीट बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ था, उसने काफ़ी कुछ लिखा था कि पूरी रात हमने काम किया, हमने आसिफ मुनीर से बात की, हमने सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की, और वीपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, और शहबाज शरीफ से बात की। वो ट्वीट ऐसे नहीं आ सकता है। तो अब हम ना मानना चाहें अलग बात है, यूएस हैड अ रोल, 5-6 दिन लगातार कहते रहे, बट इंडिया ने बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी की, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बट आपस में बात कर लो। तो और ये भी था कि न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे, उस ट्वीट में ये भी था 12 तारीख को बातचीत होगी। तो यूएस का रोल रहा है, तो मानना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बट वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई आगे हम बायलैटरल करेंगे, बायलैटरल बातचीत होगी। दूसरी चीज, इसमें दो और बड़े प्लेयर हैं। एक है चाइना, जिसका रोल नजर नहीं आया, बट दे हैव प्लेड अ रोल, ठीक है, बिकॉज चाइना की जो सीपेक की इन्वेस्टमेंट है, और चाइना के सारे वेपन टेस्ट हो रहे थे वहां पे, तो अच्छा बुरा चाइना का रोल था इसके अंदर। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। और एक और है प्लेयर इस पूरी चीज में, वो है सऊदी अरेबिया। हाँ, तो वो हमारे यहाँ भी है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान भी गए, और सऊदी अरेबिया के दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है, दोनों देशों के साथ, तो उसका रोल भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कहना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा तो आपको लगता है, सिर्फ सॉरी बीच में बोल रहा हूं, आपको लगता है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या था, अगर जहां से सीज पर इनिशिएट भी हुआ, क्या पाकिस्तान मजबूर हुआ, या जैसा कुछ लोग किराना हिल्स का भी रेफरेंस देते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हुई और इंडिया को ऐसा कुछ मिला, सिग्नल मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है, और उसकी बात अमेरिका तक पहुंची, फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। ट्रिगर पॉइंट आपको क्या लग रहा है, सेल्स फायर का क्या था? 3 दिन के अंदर जो है, 3 दिन तो चला तकरीबन, 72 घंटे 80 घंटे चली। उसमें ड्रोन्स और एयर डिफेंस का ही रोल रहा, एयर फोर्स भी स्टैंड ऑफ रही एक दूसरे से, और क्लेम करते रहे। वो कहते उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए, हमने कहा उनके, यहाँ तक कि हमने कहा उनके पायलट पकड़ लिए, वो कहते हमारे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन, फॉग ऑफ वॉर कहते हैं इसको, फॉग ऑफ वॉर, देयर वाज नो क्लैरिटी। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक ट्रिगर ये हुआ, एक तो लीडरशिप दोनों तरफ, और ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ये नेक्स्ट स्टेज में चला गया, जिसमें कि ग्राउंड फोर्सेस यूज़ हो जाएंगी, और हमारी नेवी ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, अगर नेवी और ग्राउंड फोर्सेस तीनों यूज़ हो जाती, तो ये फिर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता। और फुल फ्लेजेड वॉर ना हमारे हक में आज के दिन, ना पाकिस्तान के हक में, ना दुनिया के हक में। और वैसे ही आप देख रहे हो, रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल हो गए, बातचीत नहीं हो रही है। इजराइल हमास की आप देख लो कितने साल हो रहे हैं। हाँ। सीरिया बड़ी मुश्किल से अभी निकला है उससे। हुतीज की जबरदस्त कुटाई चल रही है, रोज ही बॉम्ब अमेरिका और इजराइल ठोक रहे हैं उनको। ईरान और अमेरिका की भी यूएस न्यूक्लियर और डील को लेके बातचीत चल रही है। तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में ना एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था। हाँ। और इकोनॉमीज इतनी अच्छा कर नहीं रही हैं जब से ट्रंप आए हैं, टैरिफ्स का ये वो। तो आई थिंक इसमें बहुत से फैक्टर्स का वो रहा होगा। और फाइनली आई थिंक जब कॉल आया पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:30 बजे, फिर बात हुई है उनकी, पहले दोपहर को आया तब बात नहीं हो पाई, और उसके बाद 3:35 में बात हुई है। तो ये बड़े आराम से बात हुई होगी दोनों डीजीएमओस की। हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल, उनके मेजर जनरल होते हैं, तो दोनों की बातचीत हुई है। फिर अगले 1 घंटे में जो है बातचीत, देखो एनएसए तक जाना, प्राइम मिनिस्टर तक, कितना फास्ट कम्युनिकेशन मूव किया होगा। उससे पहले पिछली रात कहीं ना कहीं यूएस ने ये सारी बातचीत करी है। तो ये किसी ने ग्राउंड सेट किया है, और फिर दोनों तरफ से ये हुआ। और नेचुरली हमारा पलड़ा भारी था। हाँ। तो हमारी लीडरशिप ने जब कहा कि ठीक है तो सीज फायर कर देते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि हम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, हमारा अपर एंड था, अब इसी से लोग बहुत सारे सवाल निकाल रहे हैं कि अगर भारत एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी वाली पोजीशन पे था, कोई भी कंट्री जब इस पोजीशन से सीज फायर करती है तो बदले में वो कुछ लेती है। तो लोग सवाल लगाते रहे, पूछ रहे हैं हमने बदले में क्या लिया? क्या हमने बदले में पाकिस्तान से सिर्फ अश्योरेंस लिया कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा, या पाकिस्तान में जो आतंकवादी उनको मारेगा? लेकिन पाकिस्तान के दिए अश्योरेंस का तो कोई भरोसा करना, कोई समझदारी नहीं है। तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि अगर आप उस अथॉरिटी वाली जगह पर थे तो किस चीज़ के बदले में आपने सीज फायर किया? अगेन ये कोई बताएगा थोड़ी आपको। दीज आर मतलब एब्सोल्युटली टॉप सीक्रेट।
ना कभी हमारे यहाँ से कोई बताएगा, ना पाकिस्तान के यहाँ से कोई बताएगा कि किस बात पे सीज फायर है। बट ये क्लियर है कि दोनों ने रियलाइज किया कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर हो गया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डेथ होंगी। इतना आसान नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं सोचते हैं कि एक दिन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इट विल बी अ एट्रिशन वॉर, इट विल बी अ bloody war on both the fronts because ये पाकिस्तान has an army, it has a air force, it has a navy, weaker than India but not that weak कि पहले राउंड में नॉकआउट कर सकते हैं। सही बात है। तो इट एंड दे हैव ऑल्सो उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है एंड चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है उसमें, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी में ठीक है खासा है, इतना हमारे साथ नहीं है, तो 60-40 का रेशियो तो है, इतना वन साइडेड नहीं। तो ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज इजराइल का एग्जाम्पल मत लो भाई। इजराइल जो हमास को या लेबनान को, हमास हिजबुल्लाह को या हुतीस को कूटता है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, एडी नहीं है, नेवी नहीं है, जितने मर्जी बॉम्ब गिर दो, लोगों को मार दो, यहाँ वो हो नहीं सकता। यू आर फेसिंग मिलिट्री विच इज वेल ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका, उनके पास भी अच्छे खासे हथियार हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं एंड एटॉमिक पावर है, वो तो उस पर आगे बात करेंगे उसका क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर यहीं पर सवाल ये आता है कि अगर हम सीज फायर के लिए रेडी हुए और हमने पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंचाया, इसके हमने जिक्र कर लिया, तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा तब एक ऑब्जेक्टिव तो दिमाग में होगा सरकार के भी और आर्म फोर्सेस के भी। आपको क्या लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव हमने तब तक अचीव कर लिया था? ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि जितना नुकसान इन 3 दिनों में पहुंचाया, इतना पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए काफ़ी है? क्या इससे वो घबरा कर वो नहीं करेगा जब तक कर रहा था? ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई, क्योंकि कोई हमने ऑब्जेक्टिव स्पेल नहीं किया। क्या हमने कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल किया था? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या रहा? कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल ही नहीं किया। हमारा ऑब्जेक्टिव था एक मैसेज कन्वे करना, हमारा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को डिजिस्ट करना कि भाई आप जो है ये जिहादी फैक्ट्री बंद करो, ये टेरर फैक्ट्री बंद करो। एक्चुअल तो यही है, अगर पाकिस्तान ये बंद कर दे तो हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी किसी पॉलिसी में आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे, सबको मार देंगे, तो कभी हुआ ही नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे नेबरहुड में वहीं रहेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। तो हमारा क्या, देखो लड़ाई में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। 71 वॉर ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि भी रेफ्यूजी थे इतने बांग्लादेश के, सारी दुनिया नहीं चाहती थी हम कुछ करें, फिर भी हम गए ईस्ट पाकिस्तान में, लिबरेट करा उस कंट्री को, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया। सियाचिन ग्लेशियर में हम क्लियर थे कि भाई हमने ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करना है, पाकिस्तान से पहले करना है, हमने अचीव किया। कारगिल में बड़ा क्लियर था कि हमने अपनी ज़मीन वापस लेनी है, जो पाकिस्तानी हमारी ज़मीन में बैठे थे 99 में, उसको तो वी अचीव। इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान जो है ये टेरर फैक्ट्री को बंद कर देगा या ये कर देगा, तो ये पता नहीं अगर क्या इंश्योरेंस दी है, क्या पाकिस्तान मिलिट्री ने माना इस चीज़ को कि हम नहीं इनकी ट्रेनिंग देंगे, और क्या अगर इनके बोलने से ये मान जाएंगे ये? हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत तंजीम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये टेररिज्म। हाँ, क्योंकि बहुत से टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान आर्मी को कूट रहे हैं वहाँ हर रोज। हाँ, नॉन स्टेट एक्टर कह लो, हाँ, कह लो। तो वो, बट लेट अस सी, आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो देखो ये हमेशा मानना चाहिए इन चीज़ों में, यू मस्ट ट्रस्ट योर लीडरशिप, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। और इस बार तो देवर मीटिंग एवरी डे, तो जो फैसला किया वो जॉइंट फैसला हुआ है, और उनके पास वो सब इनपुट्स हैं, वो जानकारी है जो तेरे और मेरे पास नहीं है नीरज। तो अभी हम कैसे उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो आई एम नॉट इन कि कोई फॉल्ट निकालो उसमें से या उसको बहुत बढ़ावा दे दो। आई थिंक जो भी फैसला किया उन्होंने देश हित में किया फैसला, एंड आई थिंक इट वाज अ राइट। शुरू में अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक कि जिस प्रकार के देश में और समस्याएं हैं, आई थिंक इट वाज अ गुड प्रैक्टिकल डिसीजन। बिल्कुल। अब यहाँ से सर सवाल एक निकलता है कि जैसे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, जिन्होंने फिर दोहराया जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। चल रहा का मतलब क्या है कि हमारे जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं वो अभी भी उसी पोजीशन में हैं, एक तरह से कि एक्टिव मोड में है वो, और अगर कुछ भी होता है तो रेडी है? क्या मतलब? एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये देखो, अभी डीजीएमओज की बात हुई है, आई थिंक 2 बार बात हो चुकी है, और अभी वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे। उसमें जब बातचीत होगी तो जो आर्टिलरी आगे गई है, तोपखाना आगे गया है, एयर डिफेंस रडार सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो रखा है, इसको कब बंद करेंगे, कब पीछे लेके आएंगे, जो हमारी एयर बेसेस हैं
जो एक्टिव मोड में, बिकॉज सारी फॉरवर्ड एयर बेसेस एक्टिव मोड में नहीं होती हैं, हाँ। वो तो एयरक्राफ्ट तो पीछे रहते हैं, अलग अलग बेसिस से आए होंगे, वो कब वापस जाएंगे। सो दोनों देश जो एक दूसरे को बिल्कुल बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के तैयार हैं, उनको कब ग्लव्स द्वारे जाएंगे, कब कहा जाए भाई अभी रेस्ट करो, अभी जो है आप, तो उसमें वक्त लगेगा। सो ऑप सिंदूर का मतलब, चलने का मतलब आई थिंक रक्षा मंत्री का यही है कि अभी तक दोनों फोर्सेस, हमारे रडार सिस्टम, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब के सब तैयार हैं। अगर छोटी सी भी कोई सीज फायर वायलेशन होता है तो वी कैन रीजॉइन दी ऑपरेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, वही बिल्कुल। मतलब है। और सर, जैसा पीएम ने कहा कि ये जो अब हुआ ये न्यू नॉर्मल है, कि अगर आपने कुछ भी किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका भारत जवाब देगा। मैं फरीद जकारिया को सुन रहा था, जो बड़ा नाम है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये न्यू नॉर्मल है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है वो तो चेरिश करती है ऐसे मोमेंट को कि एक हमेशा माहौल बना रहे भारत और पाकिस्तान के खिलाफ का। तो अगर भारत ने कहा ये न्यू नॉर्मल है तो उसको तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो इसी बेस पे पूरे अपने मुल्क को लामबंद कर सकेगी, अपने लिए एक वैलिडेशन तराश सकेगी। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने ना बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं रोज़ यही बात करता हूँ अपने लाइव सेशंस में यूट्यूब पे, कि जो लोग ये जहर फैलाते हैं ना, जो हमारे टीवी चैनल और जो हमारे लगे हुए थे, मार दो, आग नहीं लगी आग लगा दो, ये एक्चुअली आप पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हो। व्हाट होल्ड्स पाकिस्तान टुगेदर, मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज कराची की हालत देख लो, बलूचिस्तान की हालत देख लो, पंजाब की हालत, खैबर पख्तूनवा, हर जगह तो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान तो यही नहीं डिसाइड कर पाया कि मुस्लिम कौन है। इतने धड़े बने हुए, और उस देश को आप यहां से ये करके आप उसको यूनाइट कर देते हो आर्मी के पीछे। और मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं अपने दोस्तों को, अपने देश के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, कि आप उनकी मदद कर रहे हो ये नफरत फैला के और ये करके। क्योंकि पाकिस्तान जुड़ जाता है जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट होता है उस देश के अंदर, और किसका फायदा होता है? पाकिस्तान की फौज का होता है। पाकिस्तान की फौज जब तक कमजोर नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। ना टेररिज्म जाने वाला है, ये फिर 2-3 साल के बाद कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा, भूल जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का अस्तित्व, उनकी आइडेंटिटी, उनको एक दुश्मन चाहिए ना, नहीं तो क्या करेंगे? जिससे कांस्टेंट लड़ते रहे जिसके खिलाफ, जिससे कि वो भारत के साथ, तभी तो चीफ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये अकेला देश है जहां दूसरा प्राइम मिनिस्टर जेल में डाल रखा, आर्मी ने डाल रखा है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी की सजा या देश से निकाला हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी आर्मी को मैं बार बार कहता हूं, वी हैव टू फाइंड वेज, आर्मी को कैसे कमजोर करो, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं। तो जब पूरी की पूरी यहां से भाषा ऐसे जाती है, मार दो, काट दो, जला दो, खत्म कर दो, इसका मतलब आप हर पाकिस्तानी को वो कर रहे हो। तो लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा फिर तो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई वो उस लिहाज से कि अगर वो लगातार कुछ वहाँ की आर्मी यहाँ पर आदमी भेज के कुछ टेरर करवाती है, अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम उसको झेलते रहें जैसा कि बहुत सालों तक झेला और कुछ ना किया, और दूसरा यह कि अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो आपने कहा इससे उनकी आर्मी मजबूत होगी। तो फिर ऑप्शन क्या है, बीच का रास्ता क्या है? आर्मी का अगेंस्ट एक्शन लेना है ना। आपकी सारी आपका सारा पोस्चर, आपकी सारी बातें होनी चाहिए टू डिस्क्रेडिट दी आर्मी। लेकिन ये तो बात, सॉरी बीच में रुक रहा हूँ अगेन, ये बात तो हमारे जो डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की आर्मी से नहीं है, वहाँ जो आतंकवादी हैं उनसे है। उनसे है, बट वो उन आतंकवादियों से जिनको पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करती है, जिनको आईएसआई ट्रेन करता है, वेपन देता है, रेडियो सेट देता है, इक्विपमेंट देता है, यहाँ भेजता है, पूरी उनकी लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है, वो करते हैं ना। तो उनको हमने टारगेट करना है। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कन्विंस करना है कि ये आसिम मुनीर चीफ है, ये मुल्ला है, इसने ये बात कही और ये ट्रेनिंग, वो एविडेंस हमें ये पावर्स के साथ शेयर करना चाहिए। और जो इनके इकोनॉमिक दायरे हैं, ये हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है बहुत बड़ा कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। ये आर्मी तो आपको नजर आती है, बिल्कुल। इनके जनरल्स की आप इनकी फितरत नहीं आप जानते। ये फ्यूडल आर्मी है, इनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, इनका रियल एस्टेट में इनके हाथ हैं, शुगर में हाथ हैं, एविएशन सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन में है, हर चीज में इनके हाथ हैं, ये माला माल है। हमने वो चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी चलाती है, उनको कैसे वो किया जाए। और जो नॉर्मल इंसान है, क्योंकि ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ नीरज, कि पाकिस्तान मिलिट्री अपने देश के अंदर उनकी सबसे इनसिक्योर और सबसे हेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुझे लोगों ने बताया, पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने कबूल किया इस बात का कि सर हम बलूचिस्तान से निकल नहीं सकते अगर कार में हथियार ना होता, सिविल ड्रेस में भी, छुट्टी पे भी। हमारे यहाँ तो ऐसी हालत नहीं है। हमारी आर्मी तो इतनी रिस्पेक्ट हमारे देश के अंदर हमारी आर्मी की, वहां नहीं है। वहां डंडा है आर्मी का, उससे लोग डरते हैं।
तो हमने कहीं ना कहीं उसकी आर्मी को कमज़ोर करना है, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या जो बिजनेस है या पीपल टू पीपल है, उसको अगर हम ये एक, बट वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। हाँ। ये मुद्दा है हमारे यहाँ, फिर वो हम कैसे करेंगे। और काफ़ी काम नीरज इंटरनेशनल उस पर कोवर्ट ऑपरेशन से होते हैं, चुपचाप होते हैं काम, बट चुपचाप काम आप जो है इलेक्शन में अनाउंस नहीं कर सकते, ना टीवी पे दिखा सकते हो। तो बहुत से कंट्री CIA मोसाद क्या करते हैं, ये इनके दुश्मन जो होते हैं, उसके तरीके हैं करने के। बिल्कुल दैट इज व्हाट वी शुड डू, वी मस्ट वीकन देयर आर्मी, वी मस्ट सी इनकी जड़ें कहाँ हैं, उन जड़ों को काटने की जरूरत है। बहुत बड़ा देश है, हमारे पास कोई दिमाग की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, और जो है प्लानिंग की कमी नहीं है। सो मैं ये मानता हूँ कि उनकी आर्मी को कमज़ोर करना है, और उनके देश के अंदर ही उनकी आर्मी को हमने ह्यूमिलिएट करना है। लेकिन वो फिर उभर जाते हैं, 71 में ह्यूमिलिएट हुए, फिर उभर गए, सियाचिन में हुए, फिर उभर गए, हमसे मार खाई इन्होंने कारगिल में, फिर उभर गए, मार्शल लॉ बन गया मुशर्रफ। तो ये हमें सोचना चाहिए, हमारे थिंक टैंक्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, कि हाउ डू वी टारगेट द पाकिस्तान मिलिट्री, उसको कमज़ोर कैसे किया जाए। उसमें हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो उनको हथियार बेचते हैं या जो उनकी मदद करते हैं, जिसमें सऊदी है, चाइना है, अमेरिका है, रशिया भी हथियार देता है उनको। बिल्कुल। रशिया के साथ भी उनकी वो है। हाँ। तो लेकिन इसीलिए सर जो आपने बात की है ना, इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और मैं एक्सटेंड करूं, आपने कहा कि उनकी आर्मी को आपको ह्यूमिलेट करना है, एक्सपोज करना है। लोगों ने कहा कि जो सीजफायर आपने कर दिया, अगर आप उस 2 दिन और ये चलती और आप उनको थोड़ा और विजिबल नुकसान दिखाते, जहां पर डिनाई करना मुश्किल हो जाता, तो इससे अगर कोई एक्सपोज होता तो वहां की आर्मी होती। क्योंकि अभी ये हुआ कि जिन हालात में सीज फायर हुआ, आर्मी आज एक नैरेटिव बनाने में कामयाब है कि देखो भारत डर गया या पीछे हट गया, हमें कुछ नहीं हुआ। तो लोगों का कहना है कि आपको 1-2 दिन विजिबल नुकसान दिखाना था, और लोगों में भी थोड़ा सा डर पैदा करना था कि तुम्हारी आर्मी जिस रास्ते पे मुल्क को लेके जा रही है, और अगर तुम नहीं माने तो ये नुकसान और बड़ा हो सकता है। लोगों का कहना है कि अभी जो हुआ उसमें उनकी आर्मी एक्सपोज नहीं हुई, बल्कि वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि देखो हमने तो इंडिया को पीछे कर दिया। बट नीरज, 1-2 दिन से बात नहीं बनती, फिर 10-12 दिन से बात बनती। अगर रियली में हमने कंट्रोल ऑफ एयर हासिल करना था, कि भाई उनके जहाज उड़ ना पाए जिन सेक्टर्स में हमें चाहिए, तो और आर्मी, फिर अकेली एयरफोर्स नहीं, फिर ग्राउंड पे आपको कोई भेजना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना, अकेले एयरफोर्स से बात नहीं बनेगी। और नेवी भी आती इधर मकरान कोस्ट पे, कराची के पास, तो उसके लिए आपको 10-12 दिन का सस्टेन्ड कैंपेन चाहिए था। उसके लिए फिर ये नहीं हो सकता, फिर हमारे यहाँ भी उसका नुकसान हो सकता था, हमारे भी एयरक्राफ्ट या हमारे वेपन सिस्टम्स को, फिर वो लड़ाई ज्यादा चलती, फिर हाथ से भी निकल सकी। एस्केलेटरी लैडर ऐसा है कि समझ नहीं आता कि फिर वापस कब रुकना कहां पर है। हाँ, तो आई थिंक जो भी फैसला किया, इस पे अभी इतनी क्लैरिटी आई नहीं है, फॉग ऑफ वॉर अभी भी चल रहा है, धुंध अभी भी। बिल्कुल। तो जब क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे समझेंगे क्या है बात। एक सर आपने बीच में भी एक बात की थी कि जो हमें पाकिस्तान की आर्मी जो भी करती है, उसके काम करने के जो तरीके हैं, जिस तरह से वो आतंकियों को सपोर्ट करती है, इसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज करना है। लेकिन सर आपको नहीं लगता ये चीज़ तो ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोज्ड है? क्योंकि भले ही वो बिन लादेन का मामला हो, भले ही 26/11 का मामला हो, या और कितने मामले हो, दुनिया को पहले से पता। और वहाँ के खुद रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम 30 सालों से ये डर्टी वर्क यूरोप और उसके लिए कर रहे थे। लोगों का कहना है प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि अमेरिका को सब पता है, लेकिन अमेरिका को यह भी पता है कि उसकी नज़र में पाकिस्तान का इस्तेमाल क्या है। वो पाकिस्तान को एक कह सकते हैं कि ऐसे गुंडे के तौर पर देखता है कि वो सोचता है कि इस गुंडे को थोड़ा पैसा देके किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। एक टाइम सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वहीं से टेररिज्म स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ISI ने सीखा कहाँ से? ISI ने कोई मतलब ये उग्रवादियों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना कैसे सीखा? वो सीखा जब सोवियत आर्मी के साथ इन्होंने रेड आर्मी को डिफीट करना था, वहीं से सीखा वो ट्रेनिंग। फिर उन्होंने कश्मीर की तरफ कर दी, पहले पंजाब फिर कश्मीर, तो उन्होंने ट्रेनिंग वहीं ली। उसमें अमेरिका का रोल बहुत जबरदस्त है, इनको सिखाने में CIA का रोल और इन सब का रोल रहा है। लेकिन देखो इसमें ना ये उनको पता है ये सब है, लेकिन मुझे इसमें एक क्वेश्चन मार्क हमारी डिप्लोमेसी पे भी हमें कभी कभी उठाना चाहिए। फिर क्या कारण है कि हम कन्विंस नहीं कर पा रहे भाई? क्या हमारा उतना वेट नहीं है क्या इंटरनेशनल फोरम में? क्या हमारी इतनी आवाज नहीं है कि इतना 150 करोड़ का देश? जिसे कन्विंस करना है, अगर वो खुद ऑनेस्ट नहीं है, जैसे अब जिस सीरियन राष्ट्रपति से मिले हैं ट्रंप, 6 महीने पहले आपने उनके ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा, और आज आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। जिस कंट्री की खुद की डिप्लोमेसी ऐसी है कि वो सिर्फ कुछ टाइम में बदल जाती है, उसे आप क्या कन्विंस करेंगे? अगर कतर में उनसे गिफ्ट ले रहे हो और सब कुछ, 1.5 साल पहले कतर को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने वाले थे कि हमास की मदद कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो देखो
ये अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता। एक कहावत है, अमेरिका से दोस्ती खतरनाक है और उससे दुश्मनी भी खतरनाक है। तो कहीं भी हो, एंड वी कैन नेवर ट्रस्ट अमेरिका। मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंट हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ही काम करना चाहिए। कभी भी ये नजर नहीं आना चाहिए दुनिया को कि हम अमेरिका के खेमे में। अमेरिका और इतनी दूर है, और वो एंड हमें आइफोनेट कर दिया। मुझे सबसे खराब चीज इसमें क्या लग रही है, इंडिया पाकिस्तान। अरे भाई तुम इंडिया बोलो, हमारे साथ पाकिस्तान मत लगाओ। पहले उन्होंने एफ पैक वर्ड इन्होंने दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान जोड़ दिया, है ना। अब इंडिया पाकिस्तान हैव बीन फाइटिंग फॉर 1000, अरे बेवकूफ 1000 ईयर्स। तो ये पाकिस्तान, ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स, अमेरिका की जो गंग हो तरीका है ये इनका काम करने का, ये ऐसे समझते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं है ये। तो थोड़ा सा हमें ना अमेरिका के साथ भी थोड़ा मतलब दबंग बन के काम करना चाहिए। अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की कम जरूरत है। क्योंकि चाइना को हमसे कंटेन करवा रहे हैं। चाइना को क्यों भाई? चाइना तो हमारे पड़ोस में वही यहीं रहेगा, यही रहेगा ना। चाइना तो कहीं जाने नहीं वाला, ना पाकिस्तान जाने वाला। अमेरिका तो 16,000 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। तो थोड़ा हमें अपने रीजनल डायनेमिक्स भी समझने चाहिए और सोचना चाहिए कि किस प्रकार से रीजन के अंदर, जब तक हम साउथ एशिया में लीडर नहीं उभरेंगे, हमें बाहर कौन सुनेगा हमारा। अब रीजनल देखो ना नीरज, आज हम रीजन में हमारी क्या पोजीशन है आज। उस पर भी मैं आऊंगा सर। अमेरिका वाले पॉइंट पर थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब इसमें सर एक थ्योरी या एक एनालिसिस ये भी है कि अमेरिका को जो चिढ़ है वो अब रशिया से जो हमारी नज़दीकी है। हम 40% के आसपास जो ऑयल है रशिया से ख़रीदते हैं। हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट भी है रशिया से है। अमेरिका काफ़ी टाइम से हमें अपने F-35 जो किसी काम के नहीं रहे वो बेचने की कोशिश करा, हमने लिए नहीं। तो लोगों को लगा ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था इसमें अमेरिका भी चाहता था कि पाकिस्तान को एक बारी थोड़ी शय दी जाए और इंडिया को थोड़ा बैकफुट पे लाया जाए, इंडिया को थोड़ा वीकन फील करवाया जाए, ताकि इंडिया को रियलाइज़ हो कि नहीं हमारा डिफेंस या हमारा जो भी ऑफेंस है वो थोड़ा वीक है, और फिर ताकि अमेरिका के हम हथियार खरीदें। लेकिन ये हुआ नहीं। तो लोगों का कहना है कि अमेरिका की सोच इसके पीछे ये है। अब क्या करना चाहिए? और अमेरिका इतनी ताकत तो रखता है कि वो आपको रुकवा भी सकता है। बट इसमें कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए ना, हमें क्या जल्दी थी ट्रंप के इनॉग्रेशन में जाने की? हम क्यों ट्रंप के पास जाना, फोटो खिंचवाना चाहते हैं ट्रंप के साथ? सबसे पहले ट्रंप की प्रेसिडेंसी में हम लोग लगे हुए थे कि ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप, हवन कर रहे थे हमारे लोग, और सोचे ट्रंप आ जाएगा तो हम भी अखंड हो जाएंगे। शी जिनपिंग को बुलाया था इनॉग्रेशन में, तो गया नहीं, बिल्कुल नहीं गया, उससे तो कोई बातचीत नहीं की। और जो है तो हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये क्वाड का मेंबर बन के और हाई टेबल में पोजीशन सोच के, आई थिंक समवेयर आवर डिप्लोमेट्स मस्ट टेक अ रीलुक एट इंडिया अमेरिका रिलेशंस इन लास्ट 5-6 मंथ्स। बाइडन के लास्ट स्टेज पे और ट्रंप के फर्स्ट स्टेज पे, वो तो रोज कल एप्पल को कह रहा है कि यार भारत में मत बनाओ, और भारत बहुत टैरिफ लगाता है, मैं भारत पे ये कर दूंगा। अब हमारे इंडियंस को वीजा में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब जो इंडियंस यहाँ पैसे भेजेंगे उस पर 5% टैक्स लगाना चाहता है। ये तो हमारे पेट पे लात मार रहा है भाई। सो समवेयर आई थिंक वी नीड टू नॉट बी टू क्लोज। और सारी चीज नीरज आपने कही, वो मैकडोनल्ड से लेके पेप्सी से लेके हथियार बेचना चाहता। अमेरिका का एक ही एम है, एक ही एम है, सामान बेचना उसने। और भारत को कहता तुम जहाज भी हमसे लो, शिप भी हमसे लो। S-400 पे उसने कितना तंग किया हमारे को कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। तेल हमने खरीदा, तो दैट इज गुड कि वी बॉट ऑयल एंड वी कंटेन्ड। इसमें मानना पड़ेगा हमने बहुत बढ़िया किया, जिस प्रकार हमने रशिया यूक्रेन के मामले में हमने जो मध्यस्थता रखी और कभी इधर कभी उधर किया। आई थिंक बिकॉज रशिया को हम नाराज नहीं कर सकते। रशिया को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। वो एक रिलायबल पार्टनर रहा है इतने सालों से, और हमारा इतना इक्विपमेंट एमिनेशन रशिया से आता है। अमेरिका पे तो, और अमेरिका क्या बहुत महंगा है, और एक बार बेच भी देगा ना, उसके बाद सर्विसिंग, मेंटेनेंस, वो हम कॉस्ट काउंट। इसी पर मैं आने वाला था सर। अमेरिका की दिक्कत ये कि वो टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करना चाहता। रशिया हर मामले में टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है ताकि बाद में आप खुद भी प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी आपको लग रहा है कि एक बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा अमेरिका। रशिया तो हमने T-90 टैंक यहाँ बन रहे हैं, रशियन BMP यहाँ बन रहे हैं, सुखोई यहाँ बना रहे हैं हम, ब्रह्मोस भी हमने उनके साथ, ब्रह्मोस भी एक जॉइंट वेंचर है। एक 5th जनरेशन फाइटर का बीच में हुआ था, फिर बंद हो गया वो। आई थिंक वी शुड कोलैबोरेट। अकेले शायद इतना नहीं होता, बट रशिया या और कंट्री जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वी मस्ट कोलैबोरेट टू गेट द बेस्ट। हमारे वी आर ओनली लैकिंग इन टेक्नोलॉजी। उस पे अगर हम होंगे तो, बट टेक्नोलॉजी आने में और उसमें 10-20 साल का फिर वैसा विजन होना चाहिए। ठीक है सर। अब मैं एक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वाला थ्रेट है, जिस उस ब्लफ की थोड़ी हवा भी निकली, उस पर चूंकि आपने इस फील्ड में काफ़ी काम किया, आपने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ इस बारे में आप कहते भी हैं, ये बताइए
एक सर थ्योरी ये भी है कि जो न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान भारत को दिखाता है, वैसा ही न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान अमेरिका को भी दिखाता है। जैसे अभी आईएमएफ से अगर उसे $1 बिलियन लोन लेना है, तो जब भी ऐसे हालात में पाकिस्तान पड़ता है तो वो अमेरिकी गवर्नमेंट को, वहाँ की लीडरशिप को ये कहता है कि देखो अगर हम बिखर गए, टूट गए, तो हमारे न्यूक्लियर फिर ऐसे हाथों में चले जाएंगे, उसके बाद हो सकता है अफ्रीकन कंट्री में भी चले जाएं, हो सकता है ये ईरान के पास भी पहुंच जाए या कहीं और भी चले जाएं। तो ये जो बार बार वो एक तरह से धमकी दे के अमेरिका को, जो किसी ना किसी तरह से अपने लिए पैसे जुगाड़ देता है और अमेरिका इस दबाव में आता है, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखो, आईएमएफ का लोन के पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं एंड अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो वो जिसको चाहे वो लोन दे सकता है, तो वो उसको साइड में रखे। मैं न्यूक्लियर वाले इशू पे आता हूँ। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग, और ये जो है ये पाकिस्तान सबसे पहले लैंग्वेज, कारगिल का याद है जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब तोलोलिंग कैप्चर किया, उसको लगा हुआ है, तो मुशर्रफ ने क्या कहा था, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, थ्रेट। अभी भी न्यूक्लियर की बातचीत शुरू होगी, न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बड़ी कड़ी निगाह है अमेरिका की, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा वो कंट्रोल करते हैं, बट वो ये किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। ये तो रेस्ट है, कोई मुल्ला ले गया जी हथियार चोरी करके पीछे से खोद के ले गया, वो होगा नहीं होगा। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी जो स्टडी करी है, मैंने एमफिल भी इसी सब्जेक्ट में करी, पीएचडी भी इसमें करी, और बहुत अध्ययन किया इस सब्जेक्ट को, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, हमारी डॉक्ट्रिन जो हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज, यू नो वी आर अ कंट्री विद नो फर्स्ट यूज। बिल्कुल, हम और चाइना दो ही कंट्री हैं वर्ल्ड में जिनकी डॉक्ट्रिन है कि हम नहीं पहले न्यूक्लियर अटैक करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। बट उसमें जो है हमारी पॉलिसी है कि मैसिव रिटेलिएशन, कि अगर हमारे पे, और हमारे का मतलब समझो नीरज क्या है, ये मैं समझा दूं कि समझ लो हमारी फोर्स हाइपोथैट तो गई नहीं, हमारे टैंक चले गए रहीम यार खान के पास, लाहौर के पास पहुंच गए, वहाँ नीचे बदीन, आर के बाजार, वो ऊपर सियालकोट और ये सब पहुंच गए, और लग रहा है कि 20, 25, 30, 40 किलोमीटर हम अंदर चले गए। ठीक है। और पाकिस्तान को अब खतरा है कि अब सिचुएशन, और वो हमारे पे नहीं कर रहा, अपने एरिया में 20 किलो टन का या छोटा बॉम्ब डाल देता है, न्यूक्लियर अटैक कर देता है अपने एरिया में हमारे, बट हमारी फोर्स के ऊपर, इवन दैट इज अ न्यूक्लियर अटैक ऑन अस, वी कैन रिटेलिएट। और मैंने इस चीज को बहुत वॉर गेम किया है, स्टडी किया है, एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं बनी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बटन दबाना पड़े, इवन तबाह भी हो जाएगा तो। सो इसको तो मैं फौज में था तब भी, अभी भी, मैं कल भी किसी चैनल पे मैंने कहा देयर इज सफिशिएंट स्पेस, भारत के पास इतनी जगह है टू प्रोसिक्यूट कन्वेंशनल ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान विदाउट वरिंग न्यूक्लियर। इसकी फौजियों को कोई चिंता नहीं है, पब्लिक में है हल्ला मचाने के लिए, बट आर्मी ने, नेवी, एयरफोर्स ने, वी विल डू मीट आवर ऑब्जेक्टिव्स विदाउट थिंकिंग ऑफ न्यूक्लियर, बिकॉज वो कर नहीं पाएगा, उतनी हिम्मत नहीं है। प्लस यूएसए की नज़र है, प्लस चाइना नहीं चाहता, वहाँ सीपेक जा रहा है। अब चाइना डजंट वांट एनी वॉर हियर, क्योंकि अभी उसके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब तो वो लैटिन अमेरिका में पहुंचा हुआ है भाई, उसने अमेरिका को अगले 10-15 साल में पीछे छोड़ना है। तो चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता, बट चाइना ये भी नहीं चाहता कि भारत इस रीजन से उभरे। चाइना कोई हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन वो हमें चाहते यहीं हम बांग्लादेश के साथ चुटपुट होती रहे, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं कुछ सालों से। वो चाहता है ठीक है तुम यहाँ करते रहो, और तुम्हारी यही पोजीशन है, जो कि हमें इस चीज को ब्रेकआउट करना है, इस चीज से निकलना है। उसके लिए हमें रीजन में दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर वो जो लोकल नैरेटिव हमारा चलता है, एंटी मुस्लिम, पूरे दिन प्रोपेगेंडा, फिर वो हमारे पड़ोसी देश तो वही है, फिर कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं हमें अपनी थोड़ी सी नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी चेंज करने की जरूरत है। डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, उन पे बात करनी चाहिए इलेक्शन में, ना कि जी नहीं। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, अगर आपने हमारे पड़ोसियों की बात की, मोदी जी जब 2014 में पीएम बने तो शायद उस वक्त नवाज शरीफ को उन्होंने बुलाया था अपने सारे कंट्रीज के लिए बुलाया, फिर उसके बाद वो लाहौर भी गए, इवन कि पठानकोट पे भी जब अटैक हुआ तब भी हमने किया। मतलब सब कुछ वो कोशिश की गई है दिखाने की कि इंडिया पूरी तरह से विलिंग है आपसे रिश्ता रखने के लिए। लेकिन फिर जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद चीजें नेक्स्ट लेवल पे जानी थी, और आज हम जो देख रहे हैं उसी वजह से। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान सेपरेट है। उसी तरह सर चाइना भी जब यहाँ पर आए थे, जब झूला था अहमदाबाद में, कई जगह ठीक है, जितनी बार चाइना प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, कोई भी नहीं गए। हाँ,
हाँ। एज चीफ मिनिस्टर गुजरात भी चाइना जाते रहते थे, बहुत बार गए हैं लेकिन चाइना। गलवान में उन्होंने जो किया वो उसका भी कोई रीजन नहीं था, वो हालांकि 370 को उसका कुछ लोग रीजन मान सकते हैं। उसके कई रीजन थे, बट हाँ। आज उसको पुरानी 5 साल पुरानी बात बांग्लादेश होगी। में तो रिजीम चेंज हुई, उसके बाद जब मोहम्मद यूनिस आए तब उनके तेवर बदले। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंडिया को अग्रेसर के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि बाकी कंट्रीज अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उनकी कंजम्पशन है या जो भी उनकी मजबूरी है उस वजह से ऐसे कर रहे हैं, और दिखता ऐसा है कि शायद हम नहीं aggressor नहीं हैं। नहीं, देखो नीरज, इस चीज से ना बच नहीं सकते। अच्छा। और इसको तो आपको ऐसे क्या गोल लगता है मोल क्या कर- गलतियां की जो ठीक नहीं करनी नहीं, देखो चाहिए? पाकिस्तान के साथ अलग है कि रीजंस, हमने पाकिस्तान को बहुत डिस्कस कर लिया, एंड हमें फंसना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ ज़्यादा, है ना, हमें तो और आगे देखना चाहिए। आप बताएं, जब बांग्लादेश के अंदर जो है, क्यों मैं वहाँ 1 साल रहा हूँ, और तब था जब अपोजिशन बीएनपी की सरकार थी जमायत इस्लामी के साथ, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी, तब मैं 1 साल ढाका में था। ये कौन से साल की बात? ये है 2003-4 के, ओके। 3-4 1 साल था। वाजपेयी जी। हाँ, यहाँ बीजेपी की सरकार थी, वहाँ खालिदा जिया की सरकार थी, तो बहुत एंटी इंडिया बातें होती थी, मैं सुनता था और डिफेंड करता था अपने देश को बड़ी दबंग तरीके से। तो क्या है ना, हमें अमेरिका हमें कहता रहा ये इलेक्शन रिग्ड है शेख हसीना का, पिछला इलेक्शन सेफ नहीं है, बीएनपी को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया, धीरे धीरे नो अपोजिशन इन बांग्लादेश, ओनली 1 पार्टी 3 इलेक्शन से। अमेरिका भी कहता रहा भाई इनको समझाओ। फिर जो 600 करीब बच्चे मारे गए वहाँ, जो रॉयट्स हुए ढाका यूनिवर्सिटी में, स्नाइपर्स के द्वारा मारे गए, 4-5 दिन पहले उनकी आर्मी ने मना कर दिया मैडम को कि मैडम अब देश में बहुत रोष है, और जो ये स्टूडेंट्स की किलिंग हुई है थ्रू बाय आर्मी एंड पुलिस, ये गलत है। तो हमारे को क्या, हमने क्यों नहीं, हमारी एम्बेसी क्या कर रही थी भाई ढाका में, कि हमने सारे के सारे वी पुट ऑल एग्स इन बास्केट विद शेख हसीना की यही है, यही परमानेंट ही रहेगी। भाई ये देश अपोजिशन से भी तो बात करता है, और खास तौर पे हमारे नेबर, यही मालदीव्स के साथ हुआ, मोइजू के साथ, फिर हमारा सारा मीडिया लग गया एंटी मालदीव्स, अब लक्षद्वीप को मालदीव्स बना देंगे, मालदीव्स को बायकॉट कर दो। फिर हमने मनाया ना उनको, फिर भारत आए, उनको स्वागत भी किया, लेकिन पहले वो चाइना गए, नेपाल के साथ भी पहले इंडिया आउट करना रहा तो मोइजू ने दिया था ना। कोई बात नहीं, दे दिया यार, क्या हो गया भाई, इलेक्शन, डोमेस्टिक इलेक्शन खत्म हो गया, फॉरेन पॉलिसी पे क्यों आपका डोमेस्टिक वो हो रहा है? मुझे बहुत इशू है इस मामले में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, क्या प्रॉब्लम है हमारे को? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों ओवरराइड करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? तो हमें पता होना चाहिए था कि शेख हसीना के साथ ही हो रहा है, हमें बोलना चाहिए था शेख हसीना को मैडम ये बंद कर दो। और अपोजिशन के साथ क्यों नहीं हमारा कम्युनिकेशन था भाई? जब फॉरेन से लीडर आते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते लीडर अपोजिशन से? एम्बेसी का क्या काम है? एम्बेसी का क्या काम है? सिर्फ जो सरकार में उन्हीं की वो करना है, या अपोजिशन के भी नब्ज देखते रहो, देश की भी नब्ज देखते रहो, रिपोर्ट करते रहो यहाँ पे? सो वी मिस द बस। आई थिंक वी हैड नो आइडिया इन बांग्लादेश होने वाला। इसी में सर थोड़ा और क्लैरिटी आप दीजिए। आपने कहा कि ओपोजिशन से वहाँ बात करनी थी, जमात इस्लामी है या वहाँ खालिदा जी की जो पार्टी है, लेकिन यहाँ तो आपको नहीं लग रहा कि लेसर इविल में से किसी को चुनने की बात थी? क्योंकि इंडिया को, क्योंकि जब 2003 आप 4 की बात कर रहे हैं, जब उनकी वहाँ सरकार थी, उस वक्त बांग्लादेश पे हिंदुओं के खिलाफ क्या हुआ या इंडिया के खिलाफ क्या नैरेटिव गया, ये भी सारी दुनिया को पता है। तो भारत को तो अच्छे से पता था कि अगर शेख हसीना के बजाय अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये और ज्यादा हमारे लिए नुकसान होगा। उनके साथ हम कर चुके हैं काम पहले, ऐसा क्यों डर लगता है हमें ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा? अरे भाई ये चाइना को देख लो, अमेरिका, ये सबसे बात करते हैं, डिक्टेटर से भी करते हैं, मुल्ला से भी करते हैं, डेमोक्रेसी से, ये सबसे बात कर लेते हैं। हम बड़ा नो आई रियली वी बांग्लादेश वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वी शुड हैव नोन दिस। हमें 6 महीने पहले पता होना चाहिए, साल पहले पता होना चाहिए था ऐसा होने वाला है यहाँ पे। इतना रोष था अगेंस्ट कि उसको 30 मिनट का वक्त मिला। 30 मिनट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर जो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर है, जिसके फादर ने देश बनाया। 30 मिनट अटैची लेके भागी वो वहां से, और हमें पता ही नहीं। जब एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो गया तब पता चला शायद हमें कि भी ऐसे तख्ता पलट हो गया। फिर हमारा नैरेटिव फिर गए। अच्छा हुआ विक्रम मिस्री गए, बात करके आए मोहम्मद यूनुस से। प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली बात की, उनसे मिले भी वहाँ पे। तो देखो नेबरहुड के भी इश्यूज थोड़े से समझने चाहिए। एकदम ये नैरेटिव जी, ये जो है ना कहीं ये थोड़ा सा नुकसान। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो सर फिर भी अभी लगातार फिर 2-3 दिनों से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, चिकन नेक की बात कर रहे हैं, भारत की 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, लैंडलॉक्ड है ये बात कर रहे हैं, चाइना को इनवाइट कर रहे हैं किस रीजन में आए, वो एक अलग ऑपरेशन बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें चाइना के अलावा कह रहे हैं कि म्यांमार भी इसके अंदर हो, नेपाल भी इसके अंदर हो, और एयरबेस चाइना सुना बना रहा है वहाँ पर। देखो बांग्लादेश का बड़ा क्लियर है पॉलिसी, बांग्लादेश बहुत क्लियर है। भारत को कहता है मैं ये बनाता हूँ, कहते बना दो। रशिया भी है वहाँ पे, रशिया उनकी आई थिंक
पावर सेक्टर में काम कर रहा है, कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाने के उसमें। अमेरिका भी है, चाइना रोड और ये सब बना रहा है, हम भी कई चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो वो जिस देश के पास वो देर ओके, सेम श्रीलंका। भाई कोई अगर कहेगा मैं तेरे लिए ये एयरपोर्ट बना दोगे, बना दे भाई, बना दे। तो बट ये नहीं है कि वो सारे के सारे एंटी हैं। वी हैव टू वर्क विद देम। भाई वो ये तो रीजन है ना, हमारा रीजन है और भाषा हमारी है। चाइनीज तो बंगाली समझता नहीं, हाँ। ना वो खाना खा सकता, ना वो ड्रेस। कोई प्रॉब्लम होगी तो बीमार तो इंडिया में ही आएगा ना। शादी की शॉपिंग के लिए तो कलकत्ता ही आएंगे ना वो। जब बंगाली न्यू ईयर होता है, पहला बैसाख, तो रविंद्र संगीत बजता है वहाँ। सारे पूरे बांग्लादेश में रविंद्र संगीत बजता है। हमारी पिक्चरें चलती हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ के मॉडल बने हुए हैं। वहाँ सौरव गांगुली और ये तो वहाँ के मतलब हीरोज हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा हमें कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है डिप्लोमेसी के अंदर। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ टेलिंग, मेकिंग इम्पॉसिबल वर्क। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगता है, लेकिन ये एक सेपरेट डिस्कशन का विषय, उसके लिए आपको आपके साथ हम किसी और दिन बात करेंगे। बिकॉज मैं जमीन पे रह के आया हूँ। मैं जमीन पे 1 साल उनके गांव में, देहात में घूमा हूँ, बांग्ला भाषा सीखी है, देखा है उनकी थिंकिंग क्या है। एक सोचो, छोटा देश है और चारों तरफ से भारत ने घेरा हुआ उसको, तो वहां कुछ भी होता है ना, छोटी सी भी चीज होती है, सीधा ब्लेम भारत पे करते हैं। हाँ। सीधा हमारे पे वो करते हैं, बॉर्डर पे ये हो गया, वो हो गया। मैं रोज सुनता था, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, छोटे कंट्रीज की एक प्रॉब्लम होती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो हमें थोड़ा सा, वो मुझे क्या कहते थे, कितना बड़ा देश है भारत, इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बात सही है कि वी आर अ बिग कंट्री, शुड हैव अ लार्ज हार्ट। अब तालिबान से क्यों बात कर रहे हैं? नीरज, मैं अकेला था जब तालिबान का ये यूएस छोड़ के गया ना। आई वॉज द ओनली वन। मैंने आर्टिकल भी लिखा, मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई कि वाई इज इंडिया गोइंग अवे फ्रॉम काबुल। आज हम कर रहे हैं बात, जयशंकर ने बात की कल, उससे पहले हमारे विक्रम मिस्री मिलके आए वहां से। तालिबान इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हम कहते हैं भाई ये तो टेररिस्ट। भाई कोई टेररिस्ट नहीं, वो फंडामेंटलिस्ट है। आपके अगेंस्ट तो नहीं कर रहे। कोई तालिबान ने भेजे हैं 4 लोग यहाँ इंडिया में मारने के? नहीं। लेकिन सर, तालिबान से तो इंडिया ने तब भी रिलेशन रखे थे, मुझे याद है वहां के अर्थक्वेक आया था शायद, तो इंडिया ने तब भी वहां पर, नहीं वो अलग बात है। बट हमने 20 साल नहीं रखे रिलेशन, जब अमेरिका वहां था। और अब जब अमेरिका चला गया, हम भी अपनी एम्बेसी छोड़ के चले गए। अब धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू। चाइना ने तो नहीं किया ऐसा। जिस दिन तालिबान की सरकार बनी, चाइना ने अपनी एम्बेसी का साइज बड़ा कर दिया। अब चाइना के पास सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ, कॉपर के, गोल्ड के, ऑयल के, रोड के, नेटवर्क के, एंड वी वर आउट ऑफ दैट स्पेस। तो हाई ग्राउंड लेना, हर चीज में मॉरल ग्राउंड लेना, डिप्लोमेसी इज बियॉन्ड दैट। थोड़ा सा हमें इस रीजन में, अगर हम यहाँ लीडर नहीं बनेंगे तो बाहर कैसे हम निकलेंगे? लेकिन फिर सर, टर्की में क्या हो गया? टर्की के साथ तो हमने बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया था, जहाँ टर्की में अर्थक्वेक आया था। इंडिया पहला कंट्री था। प्राइम मिनिस्टर इतनी बार मिले, गले लगे उनके साथ, इतने फोटोज हैं। इस पूरे पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट में जो टर्की का रोल रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट वहां से आए हैं, आपको नहीं लग रहा कि अगेन, जैसा फिर मैं कह रहा हूं कि भले ही मोइजू हो, मोहम्मद यूनिस हो या एर्दोगान हो टर्की में, हर आदमी की अपनी भी एक जो कह सकते हैं कि एक ऑडियंस है जिसे वो एड्रेस करता है, उनकी अपनी भी एक एस्पिरेशन है। एर्दोगान को लगता है कि हाँ, एक वक्त ऑटोमन साम्राज्य था, टर्की में मुस्लिम वर्ल्ड में मैं लीडर था, आज फिर मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूं, और इस एस्पिरेशन के चलते वो पाकिस्तान के साथ आ रहा है। उसे परवाह नहीं कि इंडिया से देखो नीरज, अगर ओपनली क्यों आया है, हाँ, ये फिर हमारी डिप्लोमेसी को आंसर करो ना भाई। मैं कैसे आंसर करूं? मैं नहीं आंसर करता इस चीज को, हमारे डिप्लोमेट आंसर कर सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। टर्की के साथ ट्रेड भी हमारी है, इतनी फ्लाइट जाती है हमारी। हाँ। टर्की की कौन सी कंपनी हमारे एयरपोर्ट्स की में मैनेज करती है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो ऐसी अजरबैजान है। व्हाई डिड दे कम इन डायरेक्टली इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? somebody has to answer this. You and me can't answer, we don't know the reason. बट ये है कि वेस्ट एशिया से हमारे अच्छे रिलेशन है। हाँ। कतर के साथ, यूएई के साथ, सऊदी के साथ, वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, वहाँ हमने अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रेजेंस रहना, हमारे अच्छे रिलेशन रहना। तो ठीक है, गिव एंड टेक। आई एम श्योर टर्की को पता लगना चाहिए कि मतलब ये उन्होंने जो किया गलत किया। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, सेफ्टी के लिहाज से पूछूं, जो कोएलिशन बन भी रहा है, जैसे टर्की का, अजरबैजान का, पाकिस्तान का, चाइना का इंटेंट शुरू से पता सामने नहीं आता, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो भारत को उलझा के रखना चाहता है, तो ये सारी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, ये देखते हुए कि यूएस पर तो रिलाई किया ही नहीं जा सकता, हमारी तैयारी यहाँ से क्या होनी चाहिए? हमारी तैयारी यही होनी चाहिए कि वी मस्ट बी सेल्फ
डिपेंडेंट ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, और ज़्यादा अलायंसेस बिल्ड करने चाहिए हमें, नए अलायंसेस। हमें देखना चाहिए हमारे इंटरेस्ट के कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारी ट्रेड हो सकती है, जहाँ ट्रेनिंग हो सकती है, वेपन्स इकट्ठे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी कई वेपन सिस्टम्स को। तो आई थिंक वी हैव टू रियली हैव अ रीलुक, क्योंकि वर्ल्ड बड़े फ्लक्स में है अभी। अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना नंबर 2 हो चुका है विली नीली, रशिया चाइना के पिगी बैंक पे है, रशिया नंबर 2 हो गया, चाइना का नंबर 2 हो गया है ना। तो अब सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है इस टाइम पे। आई थिंक वी शुड जस्ट लुक एट आवर ओन इंटरेस्ट। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए जिसके साथ, और केस टू केस काम करना चाहिए। किस चीज़ में हमें मदद हो रही है, कहाँ पर, उस हिसाब से काम करना है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी तो आपके पास जो है फॉरेन मिनिस्टर भी वो हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। इतना एक्सपीरियंस तो किसी के पास नहीं था। सरकार पिछले 3rd टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अब ये नहीं कहते नए लोग हैं, एनएसए कितने साल से एनएसए हैं, ये नहीं कहते उनको पता नहीं है। तो पूरा का पूरा स्टाफ तो एक्सपीरियंस्ड है। सो नाउ दे शुड फाइंड आंसर्स टू ऑल दिस इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर फिर अगेन उस पर पूछूंगा, जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चला, आपने ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी तो बताई, आपने कहा कि ये हुआ होगा, लेकिन बहुत जो तारीफ भारत की हो रही है जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसमें S-400 तो था ही, उसके अलावा जो हमारे देसी पूरा सिस्टम भी था, इसमें आकाश तीर था और बाकी थी, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि आज दुनिया अगर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, या बहुत सारे लोग तो इंडिया में यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल जो अपना आयरन डोम क्लेम करता है उससे भी फार बेटर हमने परफॉर्म किया है, वो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही है और कितना वो मल्टी लेयर्ड था, वो कैसे वर्क करता है, थोड़ा उस बारे में आसान भाषा में हमारे अगर दर्शकों को बताएं। देखो, एयर डिफेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो दर्शकों के बता दूं कि जैसे लैंड का डिफेंस आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एयर का डिफेंस एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी का डिफेंस नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी से कुछ होगा तो नेवी, ग्राउंड पे फौज है और हवा में एयरफोर्स है। एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी की एयर डिफेंस रेजिमेंट भी है, काफ़ी बड़ी रेजिमेंट है। उनके पास 3 किलोमीटर तक की इगला मिसाइल भी है जो कंधे पे रखी और फायर कर दिया अपने लास्ट। हाँ जी। और फिर अलग अलग 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक के अलग अलग वेपन सिस्टम्स हमारे पास। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या, एक तो वर्टिकल कि कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सा फॉरेन ऑब्जेक्ट किस हाइट पे उड़ रहा है, एक तो वैसे हम कट करते हैं सरफेस को, एक लेयर्स में करते हैं हम किलोमीटर्स में। तो 400 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक जो है पूरा का पूरा हमारी जितनी सरहदें हैं ये कवर होती है हमारे रडार सिस्टम से पहले। अर्ली वार्निंग, ये अर्ली वार्निंग बॉर्डर से शुरू हो जाता है। हम 200-300 किलोमीटर अंदर देख रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से मिसाइल लॉन्च होगी, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, वी हैव इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग वी नो, एवरीथिंग दैट टेक्स ऑफ। तो ये सिस्टम हमने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अब क्या होता है कि सेकंडों में काम होना होता है, ये समझो। हाँ। कि जब कोई मिसाइल टेक ऑफ हुआ या एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ, पहले बात तो कुछ देर तो ये आइडेंटिफाई करना फ्रेंड या फो को अपना तो नहीं वापस आ रहा है। हाँ। भाई एयर स्पेस के अंदर हमारे ड्रोन भी उड़ रहे हैं, हमारे जहाज भी है, हमारा वैक भी है, ऊपर कमांड एंड कंट्रोल है, वहाँ से एनिमी के भी हैं। तो उसमें ये पहला तो चैलेंज ये होता है। उसके बाद चैलेंज होता है कि इसको जो आ रहा है किस रफ्तार से, किस दिशा में, किस हाइट पे और कहाँ जा रहा है, जाएगा कहाँ, वो आइडिया लगाना होता है। ये सब सेकेंडों में हो रहा है। और फिर उसको गिराना है तो कौन सा वेपन सिस्टम किस टाइम फायर करेगा और कौन नहीं करेगा फायर। ये बहुत कॉम्प्लिकेट, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और जो लोग इस पे काम करते हैं वो 24/7 काम करते हैं। तो उसमें जो आकाश तीर जो सिस्टम है, ये इसको एयर डिफेंस को, आर्मी एयर डिफेंस को पूरे के पूरे नेटवर्क को, देखो गन भी कंट्रोल करनी है, सेंसर टू शूटर कि जो सेंस कर रहा है रडार हो, जो गन जिसने फायर करना, इसका कनेक्शन होना चाहिए कि जो रडार देख रहा है क्या वही गन को हुक्म मिलना चाहिए। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वी हैव डन वेरी वेल। आकाश तीर के ने बहुत बढ़िया काम किया, हमारा डेवलप किया, BEL ने डेवलप किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, तकरीबन 1900 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था ये। और हमारी जो आकाश मिसाइल का बड़ा नाम आ रहा है इसमें, हाँ। इंडिया की मिसाइल है जो एयरफोर्स के पास भी है, तो उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है। बट फाइनली जो लोग टीवी पे देख रहे थे ना, वो ट्रेसर देख रहे थे हम हमारी गन्स का, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हमारी, जो कि उनके ड्रोन्स को हिट कर रही थी। उसमें हर तीसरा चौथा राउंड ट्रेसर होता है, क्योंकि फायरर ने देखना होता है मेरे गोले जाकर, रात को राउंड नजर नहीं आ रहा आपको। हाँ, हाँ। तो वो
ट्रेसर्स की लाइन देख रहे थे, जो दिवाली सी देख हाँ, रहे थे, हाँ, वो ट्रेसर्स फायर हो रहे थे। और जो है तो उसमें तो ये बढ़िया काम है इसमें। और मैं बहुत खुश हूँ कि उनको रिकग्निशन मिला। हाँ। चीफ भी कल हमारे गए तो आर्मी एयर डिफेंस यूनिट में गए। हाँ। और पुरानी गन, नीरज, ये कमाल की चीज़ है। कई हमारी गन्स जो हैं L70 वगैरह और ये हैं, ये 1970 की टेक्नोलॉजी है। अरे लेकिन हमने उनको क्या किया है, अपग्रेड करते अपग्रेड हैं, किया। अपग्रेड करते हैं। उनमें रडार सिस्टम नए लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उनके इंप्रूव कर दी, उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर दी गई है। तो वो सब होता रहा। तो अच्छा हुआ, देखो आज काम आ गए, इतना पुराना बट सशक्त इक्विपमेंट। तो सर इसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है उसका कैसे, वो कैसे साथ में कोलैबोरेट करते हैं, कैसे, मतलब सिर्फ आपने कहा कि टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है ही कि हमारा रडार सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे मिसाइल छोड़नी, ये तो मैनुअली हो रहा होगा सब, या नहीं, ये तो मैनुअली है। बट इसमें भी जैसे अगर कोई मेजर जनरल बैठा है जो एक पर्टिकुलर एरिया 500-600 किलोमीटर का एरिया अगर उसकी निगरानी में है, और उसका तो कोई एयरफोर्स भी साथ में होते हैं, कई जगह तो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं हर, तो उसके नीचे देखो एरिया को फिर धीरे धीरे कोई ब्रिगेडियर के नीचे, फिर कर्नल, फिर मेजर, तो ऐसे छोटे छोटे एरिया बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ऊपर से वो बड़ी पिक्चर देख रहा है, जो मेरे जो आगे बैठा है, जो जिसके पास एक इगला, उसको तो वो तो उतना ही देख रहा है सामने, बट उसको ऑर्डर जो बड़ी पिक्चर देख रहा है वो उसने देना है। तो बहुत क्विकली इसमें बहुत बढ़िया रेडियो कम्युनिकेशन चाहिए आपको, रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ। तो इसमें कंप्यूटर का काम भी है और वॉइस भी है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं किसने फायर करना है, कब फायर करना है, तो दिस इज ऑल हैपनिंग रियल टाइम। मतलब आई थिंक फ्यू सेकेंड्स के अंदर अंदर ये तो इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई थी, और आई थिंक इनको वक्त भी मिल गया, जो 10-12 दिन मिले ये सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने का। इसीलिए हमारे यहाँ अदर देन जो उन्होंने आर्टिलरी से कोई पुंछ वगैरह में फायर किया गांव में, कोई ऐसा हमारे यहाँ कोई डैमेज हुआ नहीं। हाँ, तो आपको लग रहा है एक सेंस में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था कि चलो हमें भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम का भी पता चला, और बाकी चीजें जो हमने इतने टाइम में डेवलप की थी वो जमीन पे उसका इस्तेमाल करने का। लड़ाई हमेशा, ये सारी चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से सिस्टम काम करते हैं। अच्छा, एक दूसरे का पता भी चल जाता है भी इसमें दम कितना है बंदे में, अपने कमांडर में भी, हमने नीचे वाल मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो जो भी अपनी जिंदगी में ऑपरेशंस देखे, जब फायरिंग शुरू होती है तब पता चलता है भी बंदा कौन है, दिलेर कौन है, डिसीजन कौन ले सकता है, घबरा गया या कूल माइंड है। इसलिए मैं तो ऑफिसर हैज टू बी कूल, काम एंड कंपोज्ड। सर इसमें मेंटल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर तो है ही नहीं। जैसे अगर फतह मिसाइल पाकिस्तान ने दागी, शुरू में खबरें ये थी कि वो दिल्ली को टारगेट करके की, लेकिन हमने सिरसा में उसको न्यूट्रलाइज किया। वो सब बकवास होती है, चलिए उसको छोड़ दीजिए एक बात पे, लेकिन मैं उस मार्जिन ऑफ एरर की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी को न्यूट्रलाइज करना है या जिस पूरे सिस्टम को, कितना प्रेशर उसके ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्जिन तो है ही नहीं, अगर वो कहीं पर भी गिर गई तो कितना नुकसान करेगी आप सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब कह रहे हैं ना, उसको कहते हैं बैटल पिक्चर। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, वो अपने स्क्रीन पे, अपने कंप्यूटर में वो 600-700 किलोमीटर का ऐसे और 200-300 किलोमीटर अंदर देख रहा है लाइव, और उसको फीड मिल रही है अलग अलग रडार। कितने रडार होंगे, हमारा राजेंद्र रडार भी एक है, बड़ा काम आया इसमें। तो ये सारे के सारे सिस्टम देख रहे हैं उस चीज को, और वो भी देख रहा है, और उसको इनपुट, और भी लोग हैं उसके स्टाफ में, अकेला नहीं है, और लोग भी हैं जो अलग अलग पोर्शन को देख रहे हैं। सो दिस इज, इफ यू आर काम, इफ यू आर कूल एंड वेल ट्रेन्ड, तो आप सही डिसीजन लोगे उस टाइम पे। अगर मैं पाकिस्तान पे रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से एक शुरू में जो सिग्नल दिया गया, खासतौर पर जो आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ, पहले वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने बुके भेजा वहाँ पर, फिर अब सुना है कि मसूद अजहर को भी उन्होंने 14 करोड़ रुपए का कुछ कॉम्पनसेशन दिया है, या उनकी फौज भी खुद थी जब आतंकियों के वहाँ जनाजे निकाले गए। मतलब पूरा एक मैसेज ये था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो सवाल अब यहाँ पर ये आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो लोग जीते ही इस बात पर हैं कि हमें हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करना है, क्या वो सिर्फ इतने भर से डर के बैठ जाएंगे? और अगर डर के नहीं बैठ जाएंगे और वो किस तरह की तैयारी करेंगे और फिर कुछ होता है, तो फिर वहाँ कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? देखो, हाइपोथेटिकल फ्यूचर हम जानते नहीं, हाथ देखना। लेकिन आपने बहुत स्टडी सर वहाँ की, मैंने किया, वही तो कह रहा हूँ। तो ये देखो, उनके देश में अगर अटैक हुआ है, उनकी मदरसों पे या मस्जिद पे, या जो जहाँ वो कैंप्स हैं लश्कर के, जैश के, और वो मैंने पिक्चर्स देखी है, मैंने भी उसको कवर किया, कई अखबारों ने पिक्चर दी कि वो जनाजे में मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े हैं, तो उनकी मिलिट्री उनके साथ खड़ी थी। और मुल्ला और मिलिट्री के बीच में पाकिस्तान है भाई, इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, मुल्ला का और मिलिट्री का। तो ये आप सोचो कि आज मिलिट्री उनके साथ नहीं खड़ी रहेगी, तो इनका तो जो जिस प्रकार से उन्होंने
टेररिज्म पहले पंजाब में किया, J&K में किया, अफगानिस्तान में किया, वो तो 1 मिनट के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, दे विल स्टैंड विद देम, दे विल स्टैंड विद देम। बट कितनी तंजीम है ये हमें चेक करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं, BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बहुत बढ़िया काम कर रही है बलूचिस्तान में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि अगेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो जिसको अब खैबर पख्तूनवा कहते हैं, वहाँ उन्होंने जीना हराम किया हुआ पाकिस्तान आर्मी का। तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी को अटैक कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। तो वी हैव टू सी कि जो उनको अटैक कर रहे हैं उनको हम कैसे सपोर्ट करें फ्यूचर में, उनको किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पाकिस्तान आर्मी को वो करने के लिए। अगर वो हमारे पे प्रॉक्सी वॉर कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैं यही बात कही ना, कोवर्ट, वी हैव टू लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू विदाउट चेस्ट थंपिंग। वो अगर करो तो फिर कमजोर कर भी सकते हो, और फिर वो सबक जाता भी, वो घर तक जाती है फिर बात, है ना? बिल्कुल। तो बलूचिस्तान को लेकर सर कुछ लोगों को बताइए थोड़ा, और वहाँ के हालात को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि जनरल मुनी ने जो 16 अप्रैल को वहाँ भाषण दिया था, उसमें उन्हें बलूचिस्तान के रेबल्स का जिक्र किया। तब उसने कहा कि सिर्फ ये 1500 लोग हैं, और ये 1500 लोगों को क्या लगता है कि ये बलूचिस्तान को हमसे अलग कर लेंगे, इनको तो हम इनका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, आपने भी बीच में थोड़ा सा मेंशन किया था, इतनी खतरनाक है कि कई पाक फौजी भी वहाँ जाने से डरते हैं, खासतौर पर शाम के बाद। तो वहाँ हालात कितने मुश्किल हैं, क्योंकि अगर ट्विटर पे जो तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, वो तो लगता है कि सिचुएशन मतलब शायद पाकिस्तान आर्मी के हाथ से कई जिलों में तो पूरी तरह निकल चुकी है। देखो हालात ख़राब है वहाँ, और दिन के 5-6 घंटे पाकिस्तान आर्मी का रूल चलता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। ऑफिस टाइम। फिर वो अपने बैरक में बंद हो जाते हैं, और शाम फिर BLA फाइटर्स के हाथ में होती है रात पूरी। ये हालात हैं। किसी भी बलूचिस्तान के स्कूल में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता, कहीं पर भी उनका जो कौमी तराना है या नेशनल एंथम वो नहीं बजता है। और बाय एंड लार्ज 90% पॉपुलेशन बलूचिस्तान की जो है अगेंस्ट है उनकी मिलिट्री के। बट ये 5वीं या 6ठी बार पाकिस्तान की मिलिट्री और बलूच लोग इकट्ठे लड़ रहे हैं, 47-48 से चल रही है। इशू वहाँ पे क्या है, और चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ पे, गोल्ड माइंस में है, कॉपर माइंस में है, CPEC वहाँ से जा रहा है। ग्वादर में पूरा का पूरा चाइना की एक 20 बाई 20 किलोमीटर की टाउनशिप डेवलप हो रही है वहाँ पे। तो चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है उस पूरे के पूरे रीजन में। अब ये है एक्चुअली हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ। लेकिन ये जो हम सोच रहे हैं कि वो, अब कल तो लोगों ने भेज भी दिया मेरे पास भी, सर बलोच इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने कहा भाई ये फेक है, ऐसे नहीं होते हैं। तो BLA ने तो गवर्नमेंट इन एक्साइल झंडा वगैरह ही बनाया, और मैंने इसको बहुत स्टडी कर, हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए BLA को। लेकिन वहाँ पे इशू नीरज ये है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, दे डोंट हैव द क्रिटिकल मास। बांग्लादेश आज़ाद हुआ क्योंकि वहाँ क्रिटिकल मास था, करोड़ों लोग थे जो पाकिस्तान को हेट करते थे, और इंडिया ने सपोर्ट किया, उन लोगों को जो है आज़ादी मिली और उनको भागना पड़ा। यहाँ पर क्या है कि वो हालात अभी है नहीं कि एक दिन अचानक कोई आएगी फॉरेन पावर, और हमारे साथ कॉन्टिग्यूअस भी नहीं है, बीच में सिंध है और पंजाब है। हाँ। हमारे पास डायरेक्ट तो कोई रूट है नहीं, रूट नहीं है। उधर ईरान है, इधर मकरान कोस्ट है, और बलोच लोग, काफ़ी बलोच हिस्सा जो है सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर है। तो इतना मुझे नहीं लग रहा, फ्रैंकली ऐसे प्रोफेशनल अगर ओपिनियन दूं, कि कोई बड़े कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या साल में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ये मैं प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो इस चीज़ को। और ऐसे ही खैबर पख्तूनवा है, ऐसे ही तालिबान के साथ प्रॉब्लम है ड्यूरेंट लाइन पे। पाकिस्तान आर्मी विल कंटिन्यू टू होल्ड दीज एरियाज स्ट्रांगली, और ये मारकाट चलती रहेगी वहाँ पे, बलोच लोग लड़ते रहेंगे, और वहाँ पर तरीका बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान आर्मी का, जिसको उठाते हैं फिर उसकी लाश नहीं मिलती। हाँ। बस ख़त्म, मिसिंग वो लिस्ट बढ़ती जाएगी, और जो है ये चलता रहेगा, बिकॉज चाइना इज़ अ मेजर प्लेयर वहाँ पे उस पूरे रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर, जहाँ पर पूरी लाइफलाइन उनकी वहाँ पर, और उसका प्रेशर भी पाकिस्तान आर्मी पे है, चाइना का प्रेशर है। हाँ। कि भाई तुम ये सिक्योरिटी किसको दें अगर तुम नहीं सिक्योर कर सकते हमारे एसेट्स को। सही बात है। तो मकरान कोस्ट में और बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम अभी चलेगी, कई साल चलेगी ये। बलूचियों का सर ये कहना है कि यहाँ पर लोगों में रिजेंटमेंट तो है, लोगों में गुस्सा तो है, उनका कहना है कि हमारे पास उस तरह से लड़ने के लिए वो नहीं है, लोग नहीं है ना, कह तो रहा हूं। नहीं, लोग, उनका कहना लोग भी हैं, उनका कहना हथियार नहीं है। दूसरा उनका, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शुरू से बड़ी चालाकी से क्या किया
कि किसी भी तरह का कहीं रिजेंटमेंट है वो दुनिया को तब पता चलेगा जब वहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वहाँ न्यूज़पेपर होंगे, वहाँ न्यूज़ चैनल होंगे। उन्होंने कहा बाकी पाकिस्तान में जहाँ 250 से 300 इस तरह के चैनल हैं, पूरे बलूचिस्तान में आपको शायद मुश्किल से 1 या 2 अखबार भी नहीं निकलता, कोई FM स्टेशन नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं और है। जो बोलेगा उसको, हाँ, जर्नलिस्ट भी कोई करता है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको जो है ISI पिकअप करके थैंक यू हो जाता है उसका। तो वो बहुत आयरन हैमर के साथ जो है उसको पूरे बलोच एरिया को जो है पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रोल करके रखा, उनकी पुलिस ने कंट्रोल करके रखा है। एरिया बहुत बड़ा है, हाँ, 40% पाकिस्तान 43% करीब 40 to 45% के बीच में। पॉपुलेशन 4 से 4.5% है, पॉपुलेशन नहीं है। और बीच में तो ये इन्होंने बलोच लिबरेशन फाइटर्स ने पंजाबियों को मारा, पंजाबी मुसलमान जो वहाँ, उनका पूछ के ID कार्ड चेक करके। तो ये इशू चलेगा अभी कुछ साल। अभी जो है जब तक कि पाकिस्तान वही आगे मैं जिस पाकिस्तान मिलिट्री जब तक कमज़ोर नहीं होगी तब तक, और वो कमज़ोर है नहीं। तो आपने सर जो भी पंजाबी वहाँ मुसलमानों की बात की, बहुत सारे लोगों को कहना है कि जिस दिन से पाकिस्तान अपने वजूद में आया, हुआ ये कि पंजाबी जो पाकिस्तानी है वो यहाँ की मिलिट्री में भी शायद 98% ये लोग हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने उसी नज़र से देखा। बाकी लोगों की एथनिसिटी क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी ज़बान क्या है, उनको इन लोगों ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। बांग्लादेश टूटने की बाद में वजह भी बनी। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आज भी वहाँ पर स्टिल एग्जिस्ट करती है कि जो पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान है पूरा का पूरा पंजाबी मुसलमान डोमिनेट करता है, उनकी इकोनॉमी को, उनकी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को, और आर्म फोर्सेस को तो है ही है। मैक्सिमम ऑफिसर्स वहीं से हैं, ये 3-4 ज़िले हैं पंजाब के, वहाँ से हैं। और इसके पीछे काफ़ी कुछ रीज़न है। जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, तो जो बल्क जो ट्रुप्स थे जो पाकिस्तान में चले गए, मुस्लिम यूनिट्स थी, मुस्लिम कंपनीज थी, मुस्लिम ऑफिस, दे वर मच बिगर इन साइज देन व्हाट पाकिस्तान नीडेड। तो पाकिस्तान ऑलवेज हैड अ मच लार्जर मिलिट्री। इतनी बड़ी मिलिट्री थोड़ी चाहिए उनको, हाँ, जो उनके पास है। सही बात। तो वो उनको मिलिट्री ने अगर वजूद, तो मिलिट्री को कोई कॉस्ट चाहिए, कोई दुश्मन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री पे रिलाई किया, इतने मिलिट्री के जनरल्स ने वहाँ रूल किया, और आप देख ही लो उनके देश का क्या हाल कर रखा है। बिल्कुल। तो इन सर सारे सूरत हाल में आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डायलॉग हो जाए? क्योंकि भारत का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम पहले आतंकवाद पर काबू करो, फिर कोई बात होगी, और पाकिस्तान कश्मीर की डिमांड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहीं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से तो एक तरह से डेडलॉक है पूरी तरह से, डेडलॉक बहुत सालों से 5 सालों से ना, हाँ, बट बैक चैनल तो चल ही रही थी। तो अभी आपको कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद दिख रही है? क्योंकि हालांकि पाकिस्तान ने कल इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जो वहाँ से नोटिस आया उसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी था कि ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक युद्ध की तरह है। तो मतलब वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। क्या आपको कोई बातचीत की उम्मीद दिखती है? बातचीत की उम्मीद तो दिखती है। मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। हम तो हताहत क्या कहते हैं, एकदम डिफिटिस्ट तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ क्या ना नीरज, ये पूरा का पूरा एरिया वाटर स्ट्रेस्ड है। मैं एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ, तो मैं बहुत पानी को समझता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है ना, बिकॉज ऑफ हीटिंग, एनवायरमेंटल रीजंस। तो ये पानी की जो ये साउथ एशिया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अगर लें, ये वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, बिल्कुल, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है दुनिया का। तो आने वाले दिन हमारे राज्यों के बीच में देख लो, पंजाब हरियाणा में SYL को लेके प्रॉब्लम है, साउथ के कर्नाटक आंध्रा में चल रहा है, वहाँ पर भी कावेरी का वो इशू है। तो आने वाले दिनों में भारत को लीडरशिप रोल लेके पानी की समस्या को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा, दुश्मनी से हटके, बिकॉज पानी नहीं रहेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उनके पंजाब और सिंध में, तो करोड़ों लोग पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी क्रॉप्स पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये एक बड़ा इशू है, पानी का इशू। और आने वाले दिनों में जो नई लीडरशिप जब भी आएगी, लोग देखेंगे कि हाँ, इस इशू को तो हमें तो बातचीत करनी पड़ेगी नेबर से, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। फिर इसको डिसएंगेज करना है, डी एस्केलेट करना है, अगर फोर्सेस को वापस करना है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने, कोई हाँ भरानी है इनसे, तो बातचीत के बिना कैसे होगा? तो मुझे तो लगता है कभी ना कभी बातचीत होगी। लेकिन अभी वहाँ की जो सरकार की या वहाँ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी अप्रोच है, उसमें आपको कोई बातचीत की गुंजाइश वहाँ लगती है? क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1 या 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और कोई एश्योरेंस देना पड़ेगा, जिसकी मुझे तो या बाकी बहुत सारे ऑब्जर्वर को तो लग नहीं रहा कोई चांस है। आपको क्या लगता है कि उनको क्या ऐसा है जो गिव अप करने के लिए तैयार है, इसके बाद बातचीत शुरू हो, या भारत सरकार चाहती है वो छोड़ने के लिए तैयार है? वो देखो, अभी तो सिचुएशन ना बहुत टेंस है, अभी बहुत मुश्किल है, तो वी हैव टू वेट।
मेरे को लगता है भी महीना 2 महीना जब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए सिचुएशन, डीजीएमओ तो बात कर ही रहे हैं ना, वो तो डीएस्केलेट करेंगे ना, हाई अलर्ट में तो नहीं रह सकते भी फौज। हाँ। तो वहाँ से बातचीत शुरू होगी। फिर इंडस वाटर पे जैसे आपने कहा, वो कहते तैयार हैं कि जी ठीक, आपके क्या ऑब्जेक्शन है, लेट अस सिट एंड टॉक। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम बातचीत, हर मुद्दों पे बातचीत। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बाद, ये तो बहुत छोटी लड़ाई थी, कारगिल तो 1.5 महीना चली लड़ाई, उसके बाद भी बातचीत हुई ना, उससे पहले ही बातचीत हुई है। सो सम बिकॉज और कोई तरीका नहीं ना, और कोई तरीका नहीं है कब तक ये, क्योंकि अभी भी हमारे देश में भी गरीबी है, ऐसे नहीं है कि हम बहुत बड़ी पावर हो गए। हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम देख लो, हेल्थ देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर हम इस चीज़ के अंदर डिफेंस पे, अगर डिफेंस का बजट हम 1-2% भी जीडीपी का बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें काटना पड़ेगा ना, सोशल सेक्टर से कटेगा। तो मैं ये हमेशा मानता रहा हूँ, इवन बीइंग अ फौजी, कि सोशल सेक्टर में जो कंट्रीज प्रोग्रेस करती है वो अपने आप सिक्योर हो जाती हैं। कंट्रीज वो ग्रेट बने, राफेल नहीं ग्रेट बनाएगा आपको, T-90 टैंक ग्रेट नहीं बनाएगा, ग्रेट बनाएगा जब लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जब लोगों को अच्छा स्कूल मिल जाएगा, पानी साफ मिलेगा, सीवर सिस्टम होगा, गलियां साफ रहेंगी, सड़कें साफ रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, ट्रैफिक कंट्रोल में रहेगा। वो बड़ी समस्या है। हम कितने 4-5 लाख लोग तो हमारे रोड एक्सीडेंट में हर साल मरते हैं, मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। रोज आग की इंसिडेंट हो रही है, हर रोज यहाँ 10 मर गए, 15 मर गए, आग लगी। अभी भी सीवर में लोग, मतलब तो साफ करने में। हाँ, बिल्कुल। तो नीरज, बड़ी समस्या है यार लड़ाई के अलावा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन सर ये तो आप भी मानेंगे, जो पाकिस्तान के साथ जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे शशि थरूर कहते हैं कि इंडिया को तो स्टेटस को जो है उसी में इंडिया खुश है, इंडिया को ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास जो चाहिए, और ये पूरा भारत ही कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं है जो पाकिस्तान के पास हमें चाहिए। ये तो उनकी तरफ से एक थोपी गई लड़ाई है। अगर कोई आपके ऊपर लड़ाई थोपेगा, आप भी तो फिर एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपने को डिफेंड करेंगे ना। नीरज, वो ठीक है, वो सब अब लड़ाई से हटके हम सोशल सेक्टर पे बात कर रहे हैं। हाँ यार, हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें क्या गेटवे नहीं चाहिए सेंट्रल एशिया के, अफगानिस्तान में अपना रूट, अपना सामान बेचने के लिए? आप कमाल करते हो कि हमारी कोई लैंड रूट से ट्रेड नहीं है भाई, वी आर अ ट्रेडिंग कंट्री। भाई तुम ग्रेट कैसे बनोगे जब मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, कोई सामान नहीं बेचोगे? तो क्यों नहीं समझते इस बात को कि हमें लैंड रूट चाहिए? अगर लैंड रूट मिलेगा तो हम काबुल में सामान बेचेंगे और हमारा सामान सेंट्रल एशिया में जाएगा, टेक्नोलॉजी जाएगी, हमारी हर चीज जाएगी। वो हमें पॉसिबल ही नहीं हो पाया, लैंड रूट ब्लॉक्ड है। वो चाइना की तरफ भी लैंड रूट ब्लॉक्ड है। तो जो ट्रेड हो रही है सी से हो रही है। वी आर नॉट अ सी फेयरिंग कंट्री। इतना हमारा सी का, तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में? ये कड़वी बातें बट सच्ची बातें हैं। तो थोड़ा हमारा मीडिया को इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए। ट्रेड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां लगेंगी, नौकरियां लगेंगी तो घर पैसे आएंगे। क्यों नहीं समझते इस बात को यार आप लोग? ट्रेड कैसे बढ़ाएंगे? सही बात। पाकिस्तान को डिपेंडेंट करो अपनी ट्रेड के ऊपर कि यहां से सामान खरीदे, यहां से सामान बेचे हम उनको। क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं करते? अब अफगानिस्तान कहां से जाएगा? वो इतना गरीब देश। इतिहास का सबक तो यही है ना कि जब भी भारत और पाकिस्तान में संबंध सामान्य होने लगे हैं तो वहाँ की आर्मी की तरफ से, और जैसे सब उदाहरण देते हैं कि वाजपेयी साहब जब गए थे लाहौर बस यात्रा में तो उस वक्त मुशर्रफ तैयारी कर रहे थे कारगिल की। मुशर्रफ तो कर चुके थे, हाँ, कारगिल में ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो एक हिस्ट्री का जो लेसन है हमारे सामने वो तो ये है कि हमारी तरफ से कितनी भी कोशिशें क्यों नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ की जो आर्मी जिसका वजूद इस चीज़ पर है कि उसे भारत के साथ एक मुसलसल जंग लड़नी है, क्योंकि उसका खुद का वजूद इस चीज पे डिपेंडेंट है ना। कोई और चीज है ही नहीं, तो कोई और दुश्मन है ही नहीं पाकिस्तान का, और कोई दुश्मन है नहीं। तो उनको लग रहा है कि हमारा वजूद, हमारी रेलेवेंस भी तब तक है जब तक भारत के साथ लड़ेंगे। इसीलिए तो हमें, तो फिर उससे बात कैसे करेंगे? जब उनकी पॉलिटिकल प्रोसेस इंप्रूव होगी, उनके यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, उनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होगी, उनकी आवाम पहचानेगी यार ये गधों ने, वर्दी वालों ने, हर वर्दी के पीछे क्या है, जो इमरान के समर्थक कहते हैं, तो दे स्टोल द वोट। इमरान का तो वोट चोरी कर लिया सबसे। तो जब तक फौज, वो कैसे होगा? जब पॉपुलेशन चाहेगी, जब तक पॉपुलेशन नहीं चाहेगी होगा नहीं। तो पॉपुलेशन को ये मैसेज बार बार जाना, वो जब भी भारत की तरफ देखें, मैंने देखा ये बांग्लादेश भारत की तरफ ऐसे देखते हैं यार, क्या कंट्री है। पाकिस्तानी भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं यार। हमारे जैसा फ्रीडम का है, सेकुलर आर्मी, सेकुलर कंट्री, गाने बजाने, शादी ब्याह जो मर्जी करो और एक दूसरे को जो मर्जी कह लो, फाइनली वी आर इंडियंस, वी स्टे टुगेदर। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है ओपननेस की, एक फ्री सोसाइटी की, एक एजुकेटेड सोसाइटी की, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वो जब जाएगी तो पाकिस्तान आर्मी भी अपने
अपने उस पर पहुंचेगी, कभी ना कभी तो धरातल में जाएगी। तो लॉन्ग टर्म देखना चाहिए ना। आप ये 5-7 साल 20 साल की मत सोचो, आप 25-30 साल अगली जनरेशन का फ्यूचर सोचो। जिस देश में इतने बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, तो उनके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे, अब तो कर तो रहे हैं कोशिश, बट फाइनली वो सामान कहीं बेचोगे तब ना। हाँ, बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। खैर सर, इस पूरे इस टॉपिक पे एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आज तक का जो घटनाक्रम है 3 हफ्ते का, आपको क्या लग रहा है चीज़ें यहाँ से कहाँ जा सकती हैं, जो आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस कहता है वही कि अगेन क्या पाकिस्तान को कुछ सबक मिला है, क्या वो अपने तेवर बदल सकता है, या अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो भारत जो सच में कह रहा है कि हम उसी तरह से जवाब देंगे, कहाँ से आपको चीज़ें जाती दिख रही हैं? नहीं देखो, मुझे तो लग रहा है कि आई थिंक हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बढ़िया किया है और पाकिस्तान बैक फुट में है, और उसको भी रियलाइज़ होगा यार ये भाड़े के ये बंद कर दो, ये टेरर फैक्ट्री है ना। फाइनली मार वो खा रहे हैं, हाँ, ज़्यादा मार पाकिस्तान खा रहा है टेररिज्म से, तो शायद वो भी इसीलिए उनके यहाँ भी अभी रायता फैला हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें मुल्लाओं का और इनका वहाँ पर। तो आई फील कि ये सबक, ज़बरदस्त सबक है पाकिस्तान के लिए, और उनकी पॉलिटिशियंस को भी इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जनरल्स की, कि साहब क्या करा दिया आपने, मरवा देते आप हैं। तो ये बात अगर जाएगी आगे, तो मैं तो होपफुल हूँ कि आई थिंक दे विल लर्न देयर लेसन्स एंड वी विल हैव पीस। कश्मीर पूरा इकट्ठा रहा पहलगाम के बाद, पूरा देश जुड़ गया इसके बाद, तो हमें भी अपना नैरेटिव थोड़ा सा बदल देना चाहिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नैरेटिव। अब ये हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया टीवी पे और व्हाट्सएप पे, इसको बंद करना चाहिए, और देश जुड़ गया है। इसको सबसे बड़ी अचीवमेंट ऑप सिंदूर की है कि पूरा देश खड़ा हो गया, साथ में खड़ा हुआ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील करता है। कारगिल में मैं तो रहा हूँ ना फौज में, मैंने तो मौत देखी है, डिस्ट्रक्शन देखी है, देश बहुत, लोग एक मिनट में एक साथ हो जाते हैं। अब जब पूरा कश्मीर हमारे साथ है, देश का मुसलमान हमारे साथ है, हर बच्चा साथ है, तो इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। अब ये जो फालतू की नैरेटिव चलाते हैं, इसको बंद करना चाहिए। वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट डोमेस्टिकली एंड वी हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। अब शायद वो भी समझ जाएंगे कि यार ये बंद कर दो टेरर की फैक्ट्रीज, और उनका ही नुकसान है। उनकी इकोनॉमी की कंडीशन देखो, उनके पास आने वाले दिनों में बहुत बुरी हालत होने वाली है। उनके बिजली नहीं है उनके पास टेक्सटाइल में कभी नंबर 1 होता था, आज टेक्सटाइल में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है पाकिस्तान। वो फैसलाबाद वगैरह कहाँ, उनकी मिलें बंद पड़ गई हैं, बिजली पावर नहीं है उनके पास। उनकी रेलवेज की कंडीशन देखो, हमारी रेलवेज देखो, उनकी रेलवेज देखो। वो तो अंग्रेजों के जाने का कुछ बनाया नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए। तो दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली रियलाइज कि कब तक दूसरे की क्या कहते हैं मांगे हुए सौगात के ऊपर पाकिस्तान चलेगा, बिकॉज दे आर गोइंग डाउन हिल, और डाउन हिल जाएंगे उनकी फौज की वजह से। और फौज में बहुत ज़्यादा, स्पेशली नेवी और एयरफोर्स में अलकायदा का बहुत इन्फिल्ट्रेशन है, रेडिकल एलिमेंट्स का। तो ये उनको रियलाइज कराना है कि ये रेडिकल एलिमेंट्स को साइड में रखो, एंड इंडिया के साथ कैसे मैचअप कर सकता है। और हमें भी ज़्यादा फिक्सेशन, ये टू मच ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहिए। वी शुड लुक एट चाइना, वी शुड लुक आउटसाइड, बिल्ड रिलेशंस विद अदर नेबर्स, गिव एंड टेक करके। जैसे हम श्रीलंका के साथ मालदीव्स की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान मदद कर रहे हैं, जो मैं कहता रहा, वहां पहुंचो, दोबारा पहुंचो, उससे बड़ी एम्बेसी बनाओ, वहां से इसको आइसोलेट करो पाकिस्तान को। ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान और अफगानिस्तान, वो हमारा स्ट्रेटेजिक नेबरहुड है। ये 15 अगस्त 1947 तक हमारे नेबर थे, हम भूल क्यों जाते हैं? सही बात है। तो मैं बड़ी पिक्चर ये देखता हूँ कि इन कंट्रीज के साथ वी मस्ट बिल्ड गुड रिलेशंस, एंड धीरे धीरे पाकिस्तान को आइसोलेट करो इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली, फिर वो सबक सीखे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से सर आपने सारी चीजें समझाई। कोशिश करिए भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि देश के नौजवानों को अपने यूट्यूब से या अपने सोशल मीडिया से अच्छी मैसेज दो। बिल्कुल। और सर का यूट्यूब चैनल भी है, और जैसा सर ने कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पे सर कोशिश करते हैं कि बिना कुछ उन्मादी बात किए लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको अच्छी चीज़ें बताई जाएं। तो जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना, वो सर का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका,
आपने वक्त निकाला, इतने विस्तार से इतने अच्छे मुद्दों पर हमसे बात की, जियो पॉलिटिक्स की हमने बात की, ऑपरेशन की जो डिटेल आपने बताई कैसे उसे एग्जीक्यूट किया उसकी आपने बात की, और आपने ये भी बताया कि जो भी एक पेचीदा समस्या दिखती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आखिर उसमें क्या रास्ता निकल सकता है। हालांकि उम्मीद हम सबको बहुत कम है, लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान की राजनीति बदले, वहाँ की आर्मी अपनी सोच बदले, तो शायद वहाँ पर हालात अलग हो सकते हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान से ये चाहिए। भारत वो जो खुद पर एक थोपी गई लड़ाई है वो लड़ रहा है, लेकिन हाँ, उस लड़ाई से भी तो हमें नुकसान हो ही रहा है। और सबसे बड़ी बात सर ने कही कि देश का जो माइंडसेट होना चाहिए वो पाकिस्तान में फिक्स नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमें कॉम्पीट करना है चाइना से, अमेरिका से, तो विकास की बात होनी चाहिए, नौकरियों की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए। तो इस लाइव हिंदुस्तान के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।